मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप सभी को डॉक्टर साहब का बहुत बहुत नमस्ते। और वर्ष 2026 के क्लास 10th के मैथ के अस्पताल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सभी लोग इस क्लास में जुड़ जाइए। मैथ के अस्पताल का क्या अर्थ होता है गुरुजी, बताइए। मैथ के अस्पताल का अर्थ ये होता है बच्चों, हम ये मानते हैं कि जो मुझसे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका मैथ बहुत कमजोर है, वो सभी मैथ के मरीज हैं, है ना। और बच्चों, अस्पताल इसलिए खुलता है ताकि आपकी जो समस्याएं हैं उसको हम पूरी तरह से समाप्त कर पाएं। यानी क्वेश्चंस इसमें हम कम लेंगे, यानी एक एक क्वेश्चन को बहुत डीप में, बहुत आराम आराम से बच्चों हम समझाते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। देवेंद्र कुमार जी, अमित कुमार जी, हिमांशु कुमार जी, शोनी कुमारी, राकेश कुमार है, गौतम कुमार है, छोटू कुमार है, साहिल कुमार है, दीपेंद्र कुमार है और ढेर सारे मेरे विद्यार्थी जी, हजारों की संख्या में मैथ के अस्पताल में आप सभी लोग जुड़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं, तो फिर मैं अपनी इस कथा को मैं अपने इलाज को शुरू करूं। बच्चों जल्दी बताओ, गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हो? जल्दी बताओ। सब लोग बढ़िया, सब लोग मस्त, सब लोग जबरदस्त हो? यस गुरुजी, अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग गुरुजी। चलो बढ़िया, बहुत सुंदर रहो भाई। जीवन में आप सभी लोग हमेशा खुश रहो, आपका गुरु यही चाहता है। आइए हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बिहार मैट्रिक परीक्षा वर्ष 2026 के लिए हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th के मैथ का प्यारे बच्चों अस्पताल। इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराते हैं जो अति महत्वपूर्ण होते हैं। डे नंबर फर्स्ट है, ये अस्पताल 3 दिनों तक चलेगा। एक बार बताइए मुझे, कितने दिनों तक? मेरे बच्चे बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में। गुरुजी 3 दिनों तक चलने वाला है। आज चलेगा, कल चलेगा, परसों चलेगा। आज मैंने स्टार्ट किया सुबह के 7 बजे, कल हो सकता है ये क्लास सुबह के 5 बजे शुरू हो जाए, है ना। आज शुरू क्यों, आज हम लोगों ने लेट शुरू क्यों किया? बताओ बताओ, लेट शुरू क्यों किया? इसलिए शुरू किया क्योंकि रात हम लोगों ने रात 12 बजे तक पढ़ाई की थी बच्चों। रात लगभग 12 बज गए थे, याद है? कितने बजे सोए थे आप लोग बताओ? कितने बजे रात को सोए थे? बहुत लेट से आप लोग सोए होंगे, मुझे पता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में। मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट इस क्लास को कम से कम 2-4 ग्रुप में अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। कर दिया आप लोगों ने? सर गुरुजी बुखार लग गया है। अच्छा, बुखार लग गया है, इलाज हो जाएगा, सबको इलाज हो जाएगा। मेरे बच्चे जल्दी से पहले इस सेशन को अपने दोस्तों में, अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दो, फटाफट से आ जाओ। हाँ, शेयर कर दो। चलिए मेरे बच्चे, हमने एक प्यारा सा पोल किया है और पोल में हमने आपसे पूछा है, क्या मैथ के पेपर में जीयूडी करने के लिए, गर्दा उड़ाने के लिए आप सभी लोग तैयार हैं? जल्दी से बताओ। एक बच्चा कह रहा है डॉक्टर साहब जिंदाबाद। अरे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो सब लोग एक बार पोल करके बताओ, मैथ के पेपर में जीयूडी करने के लिए तैयार हो? यस, आ जाओ भाई, शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे। आप सभी का भी मैं बच्चों स्वागत कर लेता हूं पहले से ही, क्योंकि मेरे बहुत बच्चे इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे इसको लाइव देखने वाले हैं। आप जैसे भी देखो, आपका गुरु आप सभी का स्वागत करता है। गणेश जी का आशीर्वाद लीजिए। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरुवेम देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। प्यारे बच्चों, इसके बाद में आता है, मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, बस मुझे इतना पता है कि मैं हारने वाला नहीं हूं। आप लोगों से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, कृपया आप लोग बताइए। मैं सोच रहा था प्यारे बच्चों, एक लाइव टेस्ट लेने का, आप सभी का। लाइव टेस्ट मतलब ऐसा टेस्ट जिसमें आपको समय मिलेगा, यानी 24 घंटे का प्रॉपर समय मिलेगा मेरे बच्चे। और ये ऑल सब्जेक्ट का मैं एक बार टेस्ट लेना चाहता था। आप लोग मुझे बताना कैसा रहेगा। मैंने सोचा एक लाइव टेस्ट लिया जाए, जिसकी शुरुआत मान लो कि आज अगर मेरे बच्चे 2 बजे होती है या आज 3 बजे शाम को होती है, आपके पास प्रॉपर 24 घंटे का टाइम मिलेगा। और बच्चों ऑल सब्जेक्ट का, है ना, ऑल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक बार आप लोगों का ऑल सब्जेक्ट का, यानी एक दिन में ही ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट अपलोड हो जाएगा। आपके पास 24 घंटे का टाइम होगा और 24 घंटे के अंदर आप सभी लोग को जब भी टाइम मिलेगा आप उस लाइव टेस्ट को देंगे। और उसके बाद आप लोगों के बैच से, ड्रीम 450 बैच और क्रैश कोर्स से टॉपर 50 को बच्चों, है ना, टॉप 50 स्टूडेंट, है ना,
जो टॉप 50 स्टूडेंट हैं, मैं उसका नाम घोषणा करने वाला हूं। मैं आकर के YouTube पर मेरे बच्चे उन सभी बच्चों का नाम घोषित करूंगा। तो बताइएगा आप सभी लोग कि ये कैसा रहेगा, आप लोग मुझे बताइएगा ये कैसा रहेगा अगर मैं लाइव टेस्ट लेता हूं आप सभी का ऑल सब्जेक्ट का, यानी एक दिन में ही अपलोड हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर कभी भी टाइम निकालकर आप लोग टेस्ट दे देना। आप लोग बताना बच्चों कैसा रहेगा। अगर आपको लगता है अच्छा रहेगा तो एक लिखेंगे सब लोग, गुरुजी बहुत अच्छा रहेगा। इससे हम लोग भी जान पाएंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना सही होता है। ऑल है ना, ऑल सब्जेक्ट का बेस्ट रहेगा गुरुजी। अरे 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 धन्यवाद, धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हर फैसले को आप लोगों ने हमेशा सर आंखों पर रखा है। आज के मैथ के अस्पताल में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके बाद दूसरे वाले टेस्ट में बच्चों कल के अस्पताल में 2 है ना 4-5 चैप्टर कर लेंगे, है ना। कुल मुझे 14 चैप्टर पढ़ाने हैं, तो 5 चैप्टर हम लोग कल करेंगे, 5 चैप्टर हम लोग कल करेंगे, 5 चैप्टर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग 5 चैप्टर्स करेंगे मेरे बच्चे। यहाँ पर हम लोग आज 4 चैप्टर कवर करेंगे क्योंकि डे फर्स्ट में ज़्यादा लोड नहीं देना चाहिए। तो बच्चों शुरू होती है वास्तविक संख्या से और देखेंगे वास्तविक संख्या में जिस जिस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछा है ना, बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाएगा। हमने हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक संख्या है। बच्चों ऐसे सवाल बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं। 11 दिया है, 21 दिया है, 31 दिया है और बच्चों हमारा 41 दिया है। यौगिक संख्या का अर्थ ये होता है मेरे बच्चे, हम इसे भाज्य संख्या भी कहते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी भाज्य संख्या है। आप अगर देखेंगे तो ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा, 11 किसी पहाड़े में नहीं कटता, 31 किसी पहाड़े में नहीं आता, 41 किसी में नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 21 होगा। लेकिन बच्चों भाज्य संख्या से संबंधित क्वेश्चन पेपर में आते हैं। भाज्य संख्या की बात करें कि वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से भी विभाज्य हो, हम उन्हें भाज्य कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या कहाँ है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो बच्चों सबसे छोटी यानी स्मॉल ना मेरे बच्चे स्मॉलेस्ट अगर मैं बात करूं, सबसे छोटी की बात करूं तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। याद रखना मेरे बच्चे, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब मैं यहीं पर अभाज्य संख्या की बात करूं तो अभाज्य संख्या हम उन संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से विभाज्य नहीं होती हैं, हम उन्हें अभाज्य कहते हैं मेरे बच्चे। अगर मैं बात करूं कि इस ना कि बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो कहना सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो मेरे बच्चे सबसे छोटी अभाज्य, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या में हम लोग 2 को रखते हैं, फिर 3 को रखते हैं, फिर 5 को रखते हैं, डॉट 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 ऐसे हो जाता है। बच्चों अगर मैं पूछूं 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 11 होती है मेरे बच्चे। याद रखना हमेशा 2 अंकों की सबसे छोटी 11 होती है मेरे बच्चे। 2 लगातार 2 क्रमागत 2 अभाज्य संख्या का 2 अभाज्य संख्या का मौसौ कितना होता है? तो आप कहना कि 2 अभाज्य संख्या का मौसौ 1 होता है। चूंकि यह क्लास कमजोर बच्चों के लिए है, मैथ का अस्पताल नाम में ही लिखा है बच्चों, अस्पताल यानी कमजोर बच्चों के लिए है, इसलिए हम एक एक चीजों को डिटेल में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। मान लीजिए कि माना ए तथा बी अभाज्य संख्या है, ए तथा बी अभाज्य संख्या है। मान लीजिए कि माना ए और बी अभाज्य संख्या है, तो मेरे बच्चे बताओ इनका मौसौ कितना होगा? बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर ए बी अभाज्य संख्या है तो इनका मौसौ कितना होगा? सर ए और बी अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का मौसौ 1 होता है। अगर मेरे बच्चे अगर मैं लौसौ की बात करूं, बताओ ए और बी अगर अभाज्य संख्या है तो इनका लौसौ कितना होगा? तो लौसौ निकालने में ए और बी को गुना करना पड़ता है ना मेरे बच्चे। लौसौ निकालने में ए और बी को गुना करना पड़ता है। इस बात को आप विशेष तौर पर याद रखेंगे कि बच्चों मौसौ में 1 होता है, लौसौ में गुना करना पड़ता है। पहली भाज्य संख्या मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है? तो बच्चों दोनों का अगर हम गुणनफल देखें, सबसे छोटी और सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है? तो मेरे बच्चे हम कहेंगे 4 के गुणे 2 से तो बराबर 8 होता है।
4 गुना 2 से तो बराबर 8 होता है। 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? मैं अगर पूछूं बच्चों 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी है, तो 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या बच्चों कुल 15 है। और मैं पूछूं बच्चों 1 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी है? तो 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या बच्चों 25 है। अगर मैं पूछूं बच्चों कि दो अभाज्य संख्या जिनका मेरे बच्चे जिनका मौसो 1 हो हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। मेरे बच्चे सह अभाज्य संख्या कहते हैं, या दो ऐसी संख्याएं जिनका मौसो 1 हो हम उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इस बात को भी याद रखना, हम इसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बच्चों चलिए यहां से जो इंपॉर्टेंट सवाल आने वाले हैं मैंने लगभग आपको बता दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन 2026 के पेपर में आएगा कि यदि भाज्य एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में अगर b का मान दिया है, q का मान दिया है, r का मान दिया है तो बच्चों बताओ कि a का मान क्या होगा। तो बच्चों सारा मान वहां दिया गया है, जो बच्चे जितना ज्यादा गुना भाग करेंगे बहुत जल्दी उसको निकाल पाएंगे। तो a बराबर सवाल में लिखा है बी क्यू प्लस का r, तो बच्चों b का मान देखेंगे 61 और गुना q का मान देखेंगे 27 और r का मान देखेंगे 32। प्लीज बच्चों गुना करो, 7 गुना। बच्चों जल्दी से गुना करके बताओ कितना होगा, प्लीज 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 जल्दी से बताओ गुना करके 7 गुना 1 तो 7 आएगा और यहां पर 2 है, 7 और 2 लास्ट में 9, यानी आंसर के लास्ट डिजिट में 9 होना चाहिए। आंसर के लास्ट डिजिट में 9 होगा। अब बच्चों कौन सा 9 होगा? हे भगवान कौन सा 9 होगा बताओ जल्दी से। सर गुना करके देखना पड़ेगा क्या? मेरे बच्चे 61 गुना करते हैं 27 को, तो 7 गुना 1 तो 7, 7 छंग 42 होता है। अगर मैं 2 से गुना करूं तो 2 होगा और 6 दूनी बच्चों 12 होगा। तो यहाँ पर हमारा 7 होगा, 2 दूना बच्चों यहाँ पर 4 होगा, 4 और 2 यहाँ 6 होगा और 1 होगा। प्लस में बच्चों हम 32 करते हैं तो 7 और 2 9 होता है, 4 और 3 7 होता है। तो बच्चों हमारा 1600 है ना, 1679 आंसर होगा। 1679 ऑप्शन नंबर ए। इससे संबंधित अगर कोई भी सवाल आता है a बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो क्या आप बना पाओगे? मुझे बताओ कि सर a बराबर बी क्यू प्लस आर से कोई ना कोई सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। मान लो कि बच्चों a बराबर हमें दिया है, मान लो बच्चों a बराबर दिया है 158, ठीक है ना। b बराबर दिया है 25 और बच्चों q बराबर दिया है 6, तो r की वैल्यू कितनी होगी बच्चों बताओ जल्दी से। फटाफट इस क्वेश्चन को करके दिखाओ कि अगर a की वैल्यू दे रखी है, अगर बच्चों b की वैल्यू है, q की वैल्यू है, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ r? ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे जल्दी से, है ना। हाँ एक चीज और आप लोगों से पूछना था कि मेरी क्लास बच्चों अभी इसके बाद मनीष सर की क्लास है, इसके बाद मनीष सर की क्लास है और मनीष सर के क्लास के बाद फिर मेरी क्लास है। तो बताओ साइंस में मुझे क्या लेना है? साइंस में मुझे तांडव पहले लेना है या अंतिम प्रहार लेना है? तांडव की मेरी अगर आप बोलोगे तो मैंने पूरा बच्चों है ना, हमने बच्चों कंटेंट पूरा बायो का और पूरा केमिस्ट्री का बना रखा है, तो मुझे 2 क्लासेस यहाँ चाहिए, एक पूरा बायो एक पूरा केमिस्ट्री, उसके बाद अंतिम प्रहार। तो मुझे लगता है कि आज मुझे 2 क्लास लेकर के, एक बायो का और एक केमिस्ट्री का लेकर के मुझे खत्म कर देना चाहिए तांडव को, और फिर बच्चों अंतिम प्रहार शुरू करना चाहिए ताकि तांडव की समस्या खत्म हो जाए। तो मैं मानता हूं कि मुझे बच्चों तांडव आज खत्म करके फिर केमिस्ट्री का फिर हमें अंतिम प्रहार शुरू करना चाहिए ताकि एक चीज कम से कम खत्म हो जाए, दोनों फंसे ना, है ना। तो बच्चों यहां ध्यान देंगे, हम लोग लिखते हैं a बराबर होता है बी क्यू और प्लस का r होता है। a का मान 158 है, b का मान 25 गुना करेंगे 6 और प्लस का r होता है फार्मूला 25 गुना 6 150 होता है, 150 और बराबर 158 प्लस का r लिखेंगे, आके माइनस करेंगे 158 माइनस में 150 बराबर r। व्हाट इज वैल्यू ऑफ r? 8 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी जी। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा? बहुत ही प्यारा सा है। आपके पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा एकदम पूछा जाएगा, सम पूर्णांक पूछा जाएगा मेरे बच्चे, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक करके एकदम पेपर में पूछा जाता है सवाल, है ना, ठीक है ना। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए सही उत्तर क्या होगा। तो किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए है ना धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा गया है, तो विषम पूर्णांक आप देखेंगे तो यहां पर आप देखिए ये बच्चों 6q दिया है,
ये हमारा 6q+2 है, यहाँ 6q+1 है। तो यहाँ पर जो विषम चीजें हैं वो +1 में देखेंगे, ये बच्चों हमारा विषम पूर्णांक है। अगर मैं बोलूँ बच्चों 2q+3, ये बताओ ये कौन सा पूर्णांक है। मैं अगर बोलूँ बच्चों 4m है ना, मैं बोलूँ कि सिर्फ 4m, बच्चों ये कौन सा पूर्णांक है, तो आप कहेंगे सर ये हमारा विषम पूर्णांक है और ये हमारा सम पूर्णांक है, ये हमारा सम पूर्णांक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर देखते हैं। √18 का परिमेयकरण गुणांक, एक क्वेश्चन पेपर में ऐसा पूछा जाता है जो इस बार भी पूछा जाएगा, है ना। कहते हैं इस बार भी पूछा जाएगा, √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। 18 को हम लोग तोड़ते हैं मेरे बच्चे 2 से, और 3 गुणा 3, तो 3 हमारा बाहर आ गया, जो रूट के अंदर रह गया वही परिमेयकरण गुणांक है, अर्थात हमारा √2 आंसर होगा, √2 आंसर होगा। सवाल में पूछा गया सवाल है कि रूट के अंदर 50 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। प्लीज आप लोग बताइएगा, है ना। सर रामबाण खत्म हो गया, देखो रामबाण का क्वेश्चन मैं वो 750 सीरीज में करवा दिया, रामबाण का सवाल कहाँ करा दिया, 750 प्लस सीरीज में। तो रामबाण को अब मत पढ़ो, 11 लेक्चर मैंने पढ़ा दिया था, है ना, उसके सारे क्वेश्चन में 750 प्लस सीरीज में कवर कर दूंगा। तो प्लीज अब रामबाण को हम लोग भूल करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों 4 क्लासेस मैंने कम ली हैं, है ना। अगर हाँ चलो 50 को अगर हम लोग तोड़ते हैं, अभी हम उसको छोड़ते हैं क्योंकि वो सारा क्वेश्चन मैंने 750 में करा दिया। कराया नहीं कराया, बोलो यस और नो, कराया या नहीं कराया। साइंस का हुआ कि नहीं हुआ बताओ। कल रात में जो 5 घंटे हम लोगों ने क्लासेस ली, हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल हो गया, आपको पता है। 2 से देंगे, 2 गुना 25 के लिए 5 गुना 5, यहां से बच्चों 5 बाहर हो गया, √2, तो √2 इसका भी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है, सवाल पर ध्यान देंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों को निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। यह सवाल पक्का पूछा जाता है मेरे बच्चे, यूक्लिड वाला 2000, अभी स्टार अगर मैं लगा देता हूं, स्क्रीनशॉट कोई लेके रख लो, ये 2026 में प्रथम पाली या द्वितीय पाली में जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों को निम्नलिखित में से मेरे बच्चे मौसों निकालने की तकनीक है। ऑप्शन नंबर बी, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप कौन सा होता है, आपको पहचानना है सम संख्या का रूप। तो ध्यान दीजिएगा, ये देखो ये m+2 नहीं कह सकते सम मेरे बच्चे, सम उसी को कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, अर्थात बच्चों 2m ही सम होगा, बाकी कोई दूसरा हो नहीं सकता। 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसो कितना होता है। कहीं पर भी 2 विषम संख्या उठा करके देख लीजिए बच्चों, लगातार विषम संख्या मतलब 3 के बाद 5, 1 के बाद 3, 21 के बाद 23, कहीं पर भी जाकर आप देखेंगे इसके बीच में आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। तो ये जो चीज है, 2 लगातार विषम संख्या का मौसो 1 होता है। हम सभी को समझ लेते हैं, हम सभी को, सर केमिस्ट्री का चैप्टर 2 बचा है, जैसे समय मिलता है बच्चों हम खत्म कर लेंगे एकदम आराम से, ठीक है। तो हम लोग कहना चाहते थे कि बच्चों पहले प्राकृतिक संख्या बताओ, 2 क्रमागत प्राकृत संख्या का मौसो क्या होता है, 1 होता है मेरे बच्चे। 2 क्रमागत सम संख्या का मौसो बताना। 2 क्रमागत सम संख्या अगर है, मैं यहाँ क्रमागत लिख देता हूं, बार बार क्रमागत नहीं लिखूंगा मेरे बच्चे, और 2 भी लिख देता हूं, 2 है ना, 2 क्रमागत मेरे बच्चे, 2 मैं यहां लिख देता हूं। 2 क्रमागत प्राकृत संख्या का मौसो 1 होता है मेरे बच्चे। 2 क्रमागत सम संख्या का मौसो हमेशा 2 होता है। 2 क्रमागत विषम संख्या का मौसो 1 होता है। 2 क्रमागत मेरे बच्चे, 2 क्रमागत संख्या खाली बोल दे तब भी आपको 1 ही कहना है, क्योंकि वो प्राकृत ही कहना चाह रहा है। 2 क्रमागत अभाज्य संख्या का बोला जाए तो 2 क्रमागत अभाज्य संख्या का भी 1 होता है। सबका आंसर, जब भी क्रमागत शब्द को आप सुनेंगे तो आंसर आपका 1 होगा, बस एक जगह जाकर आपका आंसर रुक जाता है, वो है सम। याद रहेगा, बोलो याद रहेगा कि सर देखो जब भी क्रमागत संख्या का मौसा बोलेगा सबका आंसर सिर्फ 1 होगा, बस 1 को छोड़कर उसका नाम है सम संख्या। बस सम संख्या को छोड़कर सबका मेरे बच्चे, है ना मेरे बच्चे, सबका वही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल संख्या लिखा है 8 नंबर में। सवाल लिखा गया कि यदि 2 संख्याओं के मौसो 25 दिए गए हैं, उनके लॉसो 50 दिए गए हैं, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। मेरे बच्चे हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका मौसो और गुना उनका लॉसो। अगर हम संख्याओं के गुणनफल की बात करें मेरे बच्चे, यहां पूछा गया है 2 संख्याओं का मौसो दिया गया है, तो मौसो 25 है और लॉसो 50 है, जिसको गुना करने से 1250 होगा, जबकि हमें निकालना था दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 1250 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
140। देखिए मैं आप लोग को यही कहूंगा कि अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं आप 100% इस पर फोकस कीजिए, है ना। क्या होगा 1 घंटे बाद, क्या होगा उसको भी मत सोचिए, अभी ये सोचिए अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है उसको ध्यान दीजिए। 140 को अगर हम ऐसे तोड़ेंगे तो x प्लस वाई माइनस जेड। 140 को अगर आप तोड़ के देखेंगे बच्चों 2 से, तो सबसे पहले आता है 70, फिर 2 से, फिर आता है 35, फिर 5 से, तो फिर आता है 7। अर्थात बच्चों 2 आप कह सकते हैं 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 1 और 7 पर पावर 1। अब क्वेश्चन है मेरे बच्चे ये x है, y है, z है, यानी x का मान 2 हुआ, y का मान 1 हुआ, z का मान 1 हुआ। सवाल में x प्लस वाई माइनस जेड, x प्लस वाई माइनस जेड यानी कि 2 में से 1 जोड़ना है, 1 घटाना, 1 1 कट गया, हमारा आंसर 2 आया। सिर्फ और सिर्फ 2 आंसर आया है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए कितना होगा। जितना टाइप का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, हर टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। यही है बच्चों मैथ के अस्पताल की खासियत। जो टाइप पढ़ा रहा हूं बस इसको करके समझ के जाना पेपर में। 192 का पूछा है, 192 में 2 का घात, 2 से भाग देंगे 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, फिर 2 से भाग देंगे बच्चों 4 और 8 48, फिर 2 से भाग देंगे तो मेरे बच्चे 24, फिर 2 से भाग देंगे तो 12, फिर 2 से भाग देंगे तो 6 और फिर 2 से भाग देंगे तो 3। मतलब 2 हमारे पास 2 3 4 5 6, तो 2 पर पावर जो है 2 का घात पूछा है, 2 का घात कितना होगा 6 होगा। 2 का घात कितना होगा 6। ये क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा, बस यहाँ मान चेंज होगा। जैसे 192 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात पूछा है, हो सकता है आपसे ऐसा पूछा जाए, आपसे ऐसा पूछा जाए मेरे बच्चे, आपसे ऐसा पूछा जाए कि 1200 में 1200 के अभाज्य गुणनखंड में 1200 में मेरे बच्चे 3 का घात बताओ। 1200 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात बताओ। हम देखते हैं सबसे पहले कौन बना सकता है। मेरे बच्चे 1200 को जब आप तोड़ेंगे तो बच्चों 1200 को 600 में, फिर 2 से टूटेगा 300 में, फिर 2 से 150 में, फिर 2 से 75 में, है ना, फिर बच्चों 3 से 25 में, फिर 5 से, फिर 5 से मेरे बालक 8, है ना, 16 16 पंजे 80, 8 है ना 80, और बच्चों 8 पंजे 40, यानी कि बच्चों 400, 4 तिया 1200, यानी 3 का घात सिर्फ 1 होगा। जितने बच्चे हैं, जितने समझदार बालक हैं, उनको पता होगा कि 3 का घात सिर्फ और सिर्फ 1 है। यहां 3 का घात सिर्फ और सिर्फ 1 है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल लिखा है 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए मौसौ गुना लौसौ बटा अगर हम ए बी करते हैं तो बराबर हमें क्या मिलेगा। बच्चों आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारा जो ए गुना बी होता है वो बराबर होता है किसी भी संख्या के मौसौ और गुना लौसौ के। बोलो हाँ या ना, बराबर होता है हाँ। अब अगर बच्चों हम इसको, इस पार्ट को अगर इसके नीचे भेज दें, अगर हम इस पार्ट के नीचे भेज दें तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा मेरे बच्चे, 1 बचेगा। तो व्हाट इज दिस, ये 1 है, ये 1 है बच्चों, ये 1 है, हमेशा याद रखेंगे दिस इज 1। अगला सवाल पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या का है। जितना भी मैं टाइप करा रहा हूं, एक टाइप के सिर्फ एक क्वेश्चन मिलेंगे, एक टाइप का मैं दूसरा क्वेश्चन नहीं कराता हूं, एक टाइप का सिर्फ एक क्वेश्चन आज देखने को मिलेगा। मैंने बच्चों यही अस्पताल की खासियत है, हर सवाल को देखेंगे। सह अभाज्य का मतलब है उनका मौसौ 1 होना चाहिए। 14 और 35 का मौसौ 7 है। 18 और 25 का मौसौ मेरे बच्चे यहां पर 1 देखने को मिलेगा, है ना। 13 और 52 का मौसौ 13 है। 21 और 84 का बच्चों 21 है। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है 12, 15 और 21 का मौसौ बताओ कितना होगा। भाई साहब इतना भी प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है जहां आपको सिर्फ मौसौ बताना पड़ता है। 12, 15 और 21 का मौसौ, ये तीनों संख्याएं किससे कटेंगी। तो 12 और 15 और 21 का जल्दी बता दो फटाफट से। 12 का देखेंगे तो बच्चों 2 गुना 2 से 6 और फिर 2 से 3, है ना। 15 को तोड़ने से 3 गुणे 5, 21 को तोड़ने से मेरे बच्चे 3 गुणे 7, है ना। शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, जो बच्चे थोड़े से तेज हैं बच्चों, आंसर हमारा 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं मेरे बच्चे। 5, 15 और 20 का लौसौ और मौसौ का अनुपात क्या होगा। देखो जो बच्चे थोड़े समझदार होंगे इसको बहुत इजीली कर जाएंगे। बच्चों लौसौ की बात छोड़ो, पहले हम मौसौ की बात करते हैं। मौसौ वह बच्चों बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे ये तीनों कट सके। ये तीनों 5 से कटेगा तो मौसौ हो गया। बच्चों लौसौ मतलब लौसौ वह बड़ी संख्या होती है जो इन तीनों से कट सके, या फिर इसके बड़े वाले पहाड़े को। इसका ट्रिक बच्चों जब हम लोग कंपटीशन पढ़ते थे तो कंपटीशन के टाइम में मेरे गुरुजी मुझे समझाते थे
कि देखो बालक, देखो संजय, करना क्या है तुम्हें कि बड़ी संख्या को पकड़ो, ठीक है ना, और बड़ी संख्या को तब तक पढ़ो जब तक ये सबसे नहीं कट जाए। तो बड़ी संख्या को पहले एक बार पढ़ते हैं 20। क्या 20 बच्चों 5 से कटेगा? हाँ। 15 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 20 को और आगे पढ़ो, 40 लेके चलो, 20 दूना 40। अब कटेगा? नहीं कटेगा। और पढ़ो, 60 पढ़ो, 60 अब कटेगा? हाँ कटेगा, कटेगा, कटेगा। चलो 60। तो बच्चों 60 हो गया। अब सवाल में अनुपात पूछा है, पहले लॉ 100 और फिर मौ 100। तो पहले लॉ 100 को आगे रखेंगे, लॉ 100 को पहले रखेंगे, उसके बाद में मौ 100 को। अनुपात निकलता है बटे से बच्चों 5। तो 5 एकम 5, 12 पंजे 60। तो मेरे बालक 12:1 देखेंगे, सही उत्तर होगा 12:1। क्या होगा? 12:1 हम लोग का सही उत्तर होगा। देख सकते हैं ये सवाल, इस टाइप का सवाल पक्का 26 के पेपर में आएगा। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। लीजिए, आपका गुरु एक सवाल देता है, आपको एक सवाल देता है 18 मेरे बच्चे 21 और फिर मान लो 30 बनाओ। इसमें लॉ 100, इसमें पहले मैं बता देता हूं मौ 100 और लॉ 100 का अनुपात, मौ 100 एंड लॉ 100 का अनुपात बताइए। लॉ 100 का अनुपात देखते हैं मेरे कौन कौन से विद्यार्थी जी हैं जो सफल हो पाते हैं इस क्वेश्चन को बनाने में। और मैं बता देना चाहता हूं कल से क्लासेस 5 बजे सुबह होगी। कल से कितने बजे बताओ? कल से क्लासेस 5 बजे सुबह होगी, है ना, क्योंकि बच्चों हम समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। कल से क्लासेस हमारी सुबह 5 बजे, कितने बजे बताओ? 5 बजे सुबह करते हैं क्लासेस, है ना। तो 18, 21 और 30 बच्चों कौन सी वह बड़ी संख्या है जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए? तो बच्चों मुझे लगता है 3 को छोड़ के और कोई नंबर नहीं है। तो मौ 100 बच्चों हमारा 3 होगा। लॉ 100 जो बड़ी संख्या है तब तक पढ़ते चलो भैया, ऐसे तो बनेगा नहीं, ये लॉ 100 तो बड़ा कठिन है। 21 और 30 मामला फंस गया है। गुरुजी 3 से दोगे इसको 6 बार में, ये 7 बार में, ये 10 बार में। 2 से दोगे गुरुजी ये 3 बार में, ये 7 बार में, ये 5 बार में, अब तो कटेगा ही नहीं। तो मेरे बच्चे यहाँ पर पूरा देख सकते हैं, हमारा 3 है, नीचे 2 है, नीचे फिर से 3 है, 7 है और गुना 5 है। खतरनाक मामला फंस गया है मेरे बच्चे। 1 हो गया यहाँ पर, 1:1, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 7 तिया 21 मेरे बच्चे 210। 1:210, 1:210 आंसर मैच कीजिएगा, 1:210। अगर कोई बालक कर पाया, अगर कोई बच्चा कर पाया तो समझो वह बच्चा जीत गया। 1:210 पहले मौ 100 बोला है, समझना मेरी बात को मेरे बच्चे, समझना मेरी बात को। पहले मौ 100 बोला है, फिर लॉ 100 बोला है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। सवाल को ध्यान से देखेंगे, इस टाइप के सवाल पेपर में आते हैं मेरे बच्चे। 6x पर पावर y, 12xy का महत्तम समापवर्तक पूछा है। महत्तम मतलब दोनों में मैक्सिमम कॉमन चीजें निकालनी है, दोनों के बीच में मैक्सिमम कॉमन चीजें निकालनी है। तो बच्चों दोनों में कॉमन, पहले संख्या में कॉमन देखो, 6 का पहाड़ा है, 6 6 दूनी 12, तो 6। अब यहाँ पर x पर पावर 4 है, यहाँ x है मेरे बच्चे। दोनों में कॉमन तो सिर्फ x होगा ना, पावर 4 तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 4 तो नहीं है, यहाँ y है और यहाँ y है। तो मेरे बच्चे आंसर देखेंगे 6xy, जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी। अगर ना समझ में आए, दोनों में महत्तम ना समझ में आए तो और भी तरीके हैं बच्चों, है ना। अगला सवाल देखते हैं। हमने लिखा है बच्चों, मान लो 16x² y और मेरे बच्चे y² z, है ना। फिर दिया है हमने कितना, मान लो मेरे बच्चे हमने लिखा है 24, 24x पर पावर 3 y का स्क्वायर और मेरे बच्चे z पर पावर 5, है ना। का पूछा है मौ 100। मैं देखना चाहता हूं मेरे बालकों में कितना दम है इस क्वेश्चन को करने का, मैक्सिमम कॉमन छांट के निकालने का। अगर आप इन दोनों का मौ 100 निकाल के दिखा दिए तो मैं ये समझूंगा मेरे बच्चों में बहुत दम है। आंसर कहेंगे गुरुदेव, ध्यान दो मेरी बात को। मौ 100 पहले संख्या में 16 और 24 में कॉमन चीजें 8 है ना। x पर पावर यहाँ 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो कॉमन चीजें दोनों में 2 ही तो होगा ना। 3 कॉमन कैसे होगा, यहाँ तो 3 है ही नहीं, है ना। यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, तो कॉमन चीजें तो 2 हो जाएगी ना। यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो 1 के कॉमन है ना मेरे बच्चे। 8x का क्यू, y का स्क्वायर और z। 8x का क्यू देखो गलत है, एक बालक कह रहा है 4xz। नहीं समझ पाए बालक, आप नहीं समझ पाए, है ना। आप नहीं समझ पाए मेरे बालक, नहीं समझ पाए, ठीक है ना, नहीं समझ पाए, है ना। चलो बहुत बढ़िया, आप नहीं समझ पाए मेरी भावनाओं को, मेरी बातों को नहीं समझ पाए, ठीक है ना। अगर इसी में गुरुजी एलसीएम निकालना हो तो, अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम निकालने के टाइम ध्यान दो, संख्या का पहले एलसीएम निकालो। मानो कि सवाल का मौ 100 के जगह पर अगर मैं आपका भाई आपसे लॉ 100 पूछे, आपका संजय भैया आपसे लॉ 100 पूछे तो क्या बताओगे? सर भैया हो आप? हाँ बिल्कुल भैया हूं मैं आपका। तो गुरुजी 16 और 24 में पहले हम देखते हैं मेरे बच्चे। 16 24 में 2 से 8 और 2 से 12, फिर 2 से ये 4 होगा, फिर ये 6 होगा,
फिर ये 2 से मेरे बच्चे 2 होगा और फिर ये 3 होगा। आप कह सकते हैं पहले इनका हम एलसीएम देखते हैं, इनका एलसीएम देखते हैं। 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16, तिया 24, है ना मेरे बच्चे। अरे 16 तिया 48 होता है, 24 नहीं संजय सर, क्या बात करते हो। तो 48 लिखेंगे और बच्चों एलसीएम में मैक्सिमम पावर को हम लिखेंगे, है ना। सर गलत हो गया है आपका, कहाँ गलत है बताओ जल्दी से, है ना। एक्स का क्यू, अरे भैया एक्स का स्क्वायर होगा ना भैया, मैक्सिमम चीजें तो स्क्वायर होंगी ना, तो x का हम स्क्वायर लिखेंगे। y यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 मिलेगा मेरे बच्चे। z यहाँ पर 1 मिलेगा। अब सही है। हाँ देखो गुरुजी ने गलत कर दिया, कितना घमासान है ना मुकाबला हो गया। कहते हैं आगे बढ़ के देखते हैं बच्चों क्या लिखा है ना। अब यहाँ एलसीएम में मैक्सिमम पावर लिखना है। x का मैक्सिमम पावर जहां हो वहीं से ढूंढ के निकालो, y का मैक्सिमम पावर जहां हो वहीं से ढूंढ के निकालो, z का मैक्सिमम पावर जहां हो वहीं से ढूंढ के निकालो। तो मेरे बच्चे याद रखना कि एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेना है। एलसीएम की बात जब भी होगी तो हमें मैक्सिमम पावर चूज करना है ना मेरे बच्चे, मैक्सिमम पावर चूज करनी है। याद रखना इस बात को बहुत गौर से, बहुत ध्यान से। आ जाओ बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल पूछा गया, हर सवाल अलग टाइप का है। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, है ना। हो सकता है आपके पेपर में आपसे पूछे 120 का क्या होगा, 560 का क्या होगा, मतलब 800 का क्या होगा, है ना। सर गुरुजी सिर्फ बालक नहीं है बालिका भी है, तो मेरी बालिकाओं जल्दी बताओ फटाफट से आंसर क्या होगा। मेरी बालिकाओं जल्दी बताओ कि आंसर क्या होगा। गुरुजी आंसर देखो, 96 को मेरे बच्चे 2 से, अब मैं बालक का नाम नहीं लूंगा, अब मैं बालक को छोड़ रहा हूं। मेरी बालिकाओं जल्दी बताओ, है ना। तो 24 होगा और फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 12 होगा, फिर 2 से देंगे तो बच्चों 6 होगा, फिर 2 से देंगे तो 3 होगा। तो मेरी बालिकाओं ध्यान दो, 2 3 4 5, तो 2 पर पावर मेरे बच्चे, है ना, सॉरी मेरी बच्ची 2 पर पावर अरे भाई मेरी जुबान फिसल गई, माफ कर दो मुझे, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा गया है, अगला सवाल देखेंगे मेरी बालिकाओं। क्वेश्चन है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उनका मौसो अगर 19 है तो उनका लौसो क्या होगा बालिकाओं, बताओ जल्दी से आंसर बताओ, ठीक है ना। जल्दी से फटाफट से बताओ। सभी बालक चुप रहेंगे, सभी बालक आज चुप रहेंगे, है ना, सभी बालक चुप रहेंगे, खाली बालिकाओं की बात होगी। 2 संख्याओं का गुणनफल बच्चों दिया गया है। 2 संख्याओं का गुणनफल यानी 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका मौसो और उनका लौसो, है ना, उनका मौसो और उनका लौसो, है ना। तो बच्चों कहते हैं, अरे फिर बच्चों आ गया, बच्चों क्यों आया, अच्छा बच्चों में सब आ जाते हैं, बच्चे में सब आ जाते हैं, समझो ना। तो ए का माना दोनों का गुणनफल दे रखा है 2166 मेरी बालिकाओं। अब मौसो दिया है 19 और लौसो हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं लौसो से कट कर देंगे। 19 एकम 19 बच गया बच्चों 2, है ना, फिर से 19 एकम 19 बच गया 7, 19 है ना, 19 और 19 चौके 76, है ना, 114, है ना। तो मेरे बच्चे सॉरी मेरी बालिकाओं, तो बच्चों 114 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं एक सवाल मैं देता हूं अपने मन से, एक सवाल देता हूं, है ना मेरे बालक, एक सवाल देता हूं। मान लो कि पहली संख्या, है ना, पहली संख्या बच्चों 120 है ना, और दूसरी संख्या मान लो, दूसरी संख्या मान लो कि बच्चों, है ना, दूसरी संख्या मान लो दूसरी संख्या मान लेते हैं कि मैं 48, है ना, 48 48 है। यदि बच्चों, यदि हमारा मौसो, यदि हमारा मौसो 24 हो, मौसो 24 हो, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ लॉसो, लॉसो बराबर क्या होगा मेरी बालिकाओं बताओ, लॉसो बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। सर बालक बालिका बोलिए है ना। ए गुना बी बराबर, ए गुना बी बराबर मौसो गुणा लौसो, मौसो गुणा लौसो। तो पहली संख्या है 120, दूसरी संख्या है मेरे बच्चे 48, बच्चे ठीक है, बच्चे ठीक है 48, और मौसो हमारा 24 है, और लौसो हमें निकालना है बालिकाओं। तो बच्चों 2 बार में कटाएंगे तो ये हो जाएगा 240। अब देखो बोलने का जो आदत है वही तो निकलेगा मुंह से, बोलने का जो आदत है वही तो मुंह से निकलेगा। अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल नंबर पूछा गया है 18 नंबर सवाल में कि ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, पूछा गया है कि दोनों का लॉसो क्या होगा। देखो लॉसो ढूंढना बहुत आसान होता है, लॉसो में हमें ये ढूंढना होता है कि मैक्स पावर कौन सा है, सबसे बड़ा पावर कौन सा है, बस उसको लेना है। 2 यहां पर भी है और 2 यहां पर भी है, तो 2 का मैक्स पावर कौन सा है लॉसो में, लॉसो में मैक्स पावर देखना है, बड़ा पावर देखना है। तो 2 पर पावर हमारा 4 बड़ा वाला है। देखो 3 यहां पर भी है, अरे 3 यहां तो है ही नहीं, जब नहीं है तो चुपचाप लिख दो, है ना, चुपचाप लिख दो।
5 यहाँ एक है, 5 यहाँ पर एक है, एक लिख दो और बच्चों 7 एक लिख दो, है ना। 2 पर पावर 4 का मतलब 16 होता है। 16 गुना ये बच्चों हमारा 16 गुना 3 गुना 5 गुना 7, देखो 5 गुना 7 21 एक जगह लिख देते हैं। और ये 16 पंजे 80, जहां से जीरो ज्यादा बने वो लिखो। 0 8 16 1680 देखेंगे, हमारा उत्तर होगा 1680। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो हमें कोशिश करना चाहिए जहां से जीरो ज्यादा बन रहा है पहले उसको गुना करें, है ना। जहां से ज्यादा जीरो बने उसको गुना पहले करो, ठीक है ना। सवाल पर ध्यान देते हैं। ए बराबर लिखा है, ए बराबर लिखा है 2 पर पावर 3 गुना, 5 पर पावर 2 गुना 7, और बी बराबर लिखा है मेरे बच्चे ए पर पावर 2 पर पावर 4 गुना 3 और गुना 5 पर पावर 2, 5 लिखते हैं सीधा, 5 और लिखते हैं मेरे बच्चे, बस इतना लिखते हैं। बताओ इसका, बताइए इसका मौसौ क्या होगा और इनका लौसौ क्या होगा। एक सवाल नहीं, एक साथ में 2 सवाल, है ना। मेरे बालक और मेरे बालिकाओं जल्दी बताओ। गुरुदेव देखो ध्यान से, जब हम मौसौ की बात करते हैं तो हम ये ढूंढते हैं मौसौ में ढूंढते हैं कि मिनिमम पावर कहाँ पर है। जैसे 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो मिनिमम, है ना, यहाँ बच्चों मौसौ में मिनिमम ढूंढना है, मिनिमम। तो 2 पर पावर 3 हम लोग लिखेंगे, कॉमन चीजें हैं। अब देखो 5 यहाँ है, 5 यहाँ पर है, तो जो मिनिमम चीज है वो 5 लेंगे, है ना। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं, तो नहीं लेना है ना। 2 पर पावर 3 का मतलब 8 होता है, 8 पंजे 40, तो फर्स्ट आंसर मेरा 40 होगा, पहला सवाल। सेकंड देखते हैं, सेकंड में बच्चों लॉसो की बात करते हैं तो मैक्स पावर देखेंगे। यहाँ पर हमारा यहाँ पर है और यहाँ पर है, दोनों में मैक्स पावर है। 2 पर पावर 4 और गुना यहाँ पर हमारा लॉस हमें सबको लेना पड़ता है, तो 3 रहे या ना रहे लेना तो पड़ेगा। अब 5 की बात करते हैं, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मैक्सिमम पावर वाले को लेना है। और 7 यहाँ है, यहाँ नहीं, तो 7 को भी लेना है। 2 पर पावर 4 का मतलब 16 होता है, 16 गुना 3 गुना 2, 5 का स्क्वायर 25 होता है, गुना 7। ध्यान देंगे, 16 गुना करेंगे 25 से तो 25 400 होता है, ये होता है टोटल 400, और गुना 7 या 21 होता है, 21 चौके 84 होता है, 00 84 100। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो मौसौ होगा, मौसौ हमारा होगा 40 और हमारा जो लौसौ होगा वो टोटल 8400 होगा। ऐसे सवाल को जब आप बनाते हैं तो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है ना, बोलो हाँ या ना, है ना। कॉन्फिडेंस आता है ना, बिल्कुल आता होगा, मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसे सवाल बनाने से आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता होगा। अगला सवाल देखते हैं। महत्तम समावर्तक PQ गुना लघुत्तम समावर्तक PQ बराबर होता है, अर्थात अगर हम PQ के मौसौ को गुना करते हैं PQ के लॉसौ से तो बराबर हमें क्या मिलता है। जब हम मौसौ और लॉसौ दोनों गुना करते हैं PQ के तो हमें मिलता है P गुना Q, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अगर हम उनके मौसौ लॉसौ को गुना करें तो वो संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। अगला सवाल पूछा है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। सबसे पहले कौन बताएगा, बच्चा वाला क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं सबसे पहले। अरे बता दो फटाफट। 156 को अगर आप 2 से भाग लगाते हैं, 2 से, तो बच्चों कितना बचता है, हमारे पास बचता है 7 और 8 78 बचता है। 78 को फिर 2 से देते हैं तो बच्चों 3 और 9 39 बचता है। अब तो 2 से जाएगा नहीं, तो 2 का जो मैक्सिमम देखेंगे, 2 का जो हम लोग घातांक देखेंगे, 2 का घातांक सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, ऐसे सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन रहेगा। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा का समय लेते हैं, तो बताओ वह तीनों उस बिंदु पर कब मिलेंगे। ऐसा सवाल एक क्वेश्चन रहेगा, बस आपको ध्यान रखना है ना। पुनः मिलने का समय बराबर कुछ नहीं, उनका एलसीएम होता है। बस 1, 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा। 1, 3, 5 का एलसीएम 15 होगा। मान लो ये 1, 3, 5 न होकर के 8 होता, 15 होता और 24 होता, तो बताओ कितना होता आंसर, मिलने का समय कितना होता। अगर ये 8, 15 और 24 होता तो प्लीज बताओ कितना समय होता। तो गुरुजी अगर ऐसा होता तो हम इनका एलसीएम करते, है ना, हम इनका एलसीएम करते 8 का, 15 का और 24 का। 2 से ये 4, ये 15 का 15, 2 से ये 12, फिर 2 से ये 2, ये 15 और ये 6, और इस बार 3 से 2, 5 और 3, है ना, सॉरी बच्चों 3 नहीं 2, अभी तो हम लोग 2 से और ले आ सकते थे ना इसको, 2 से, तो एक बार में 1, यहाँ 15 और ये 3, अब 3 से हम भाग लगाते तो ये 5 और ये 1, 2 गुना 2 4, 8,
8 तिया 24, 24 पंजे 120। तो इस बार हमारा सही उत्तर 120 होता। सही उत्तर 120 आप लोग चेक कर सकते हैं, 120 सही उत्तर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सवाल पर ध्यान देंगे। सवाल है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा। मेरे बच्चे सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करते हैं, भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बच्चों 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों 2 है। दोनों का मौसा पूछा है, तो दोनों का मौसा यानी कौन सी भाज्य संख्या है जिसे दोनों कट सके वो 2 है। तो सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो दोनों का लौसा क्या होगा। ऐसा हमने पहले ही आप लोगों से पूछा था, थोड़ी देर पहले ही मैंने पूछा था कि अगर दोनों संख्या प्यारे बच्चों, हमने पूछा कि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लौसा क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बी क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बी लौसा होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। बच्चों देखें मॉर्निंग वाला क्लास वगैरह हो रहा है कि नहीं, है ना। चलो आ जाओ, तो नेक्स्ट बच्चों लिखा गया है, हाँ आ जाइए। तो कहते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, रूट के अंदर 81/2 है ना, है यह क्या है बताओ। रूट के अंदर 81/2 क्या है। तो रूट के अंदर 81 की अगर हम बात करें तो रूट के अंदर 81 का हमारा 9 बाहर होता है और बटे 2 यह एक परिमेय संख्या होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है, यह एक परिमेय संख्या है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। बच्चों जब भी क्वेश्चन में ये बोले कि अपरिमेय नहीं है, मतलब आपको समझना है कि परिमेय है। अगर अपरिमेय नहीं है तो कौन सा है बच्चों बताओ, परिमेय है। तो सवाल पूछा गया है अपरिमेय नहीं है। सवाल में देखेंगे 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, 5 - √3 अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर भी ये अपरिमेय संख्या है। √12 को हम लिख सकते हैं 2√3 और यहाँ से भी बच्चों रूट के अंदर 3 है, 3 3 कट हुआ 2/1 जो कि एक परिमेय अपरिमेय नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अपरिमेय नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए है तो बहुत छोटी चीज पर पेपर में पूछा जाता है। मेरे बच्चे बताओ पाई कौन सी संख्या है, पाई, तो आप कहेंगे सर पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन बच्चों अगर पूछा जाए π/2 या π/3 पूछा जाए तो इसको भी अपरिमेय कहिएगा। लेकिन बच्चों इसकी वैल्यू 22/7 जो होता है वह संख्या परिमेय होता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगला है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है बताओ। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग अगर हम देखें तो प्यारे बच्चों वह अपरिमेय संख्या होता है ना। अपरिमेय संख्या हमेशा होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगला सवाल देखते हैं, रूट के अंदर 7 कौन सी संख्या है। तो √7 भी एक प्रकार की अपरिमेय संख्या होती है। अगर √2 पूछे, रूट के अंदर 3 पूछे, रूट के अंदर 5 पूछे तो ये सभी अपरिमेय संख्या होती है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है आपको ढूंढना है। परिमेय संख्या है इसमें से, ये तो अपरिमेय है लेकिन यहां से √2 कट कर दो तो यह एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बच्चों, रूट के अंदर 10 गुना रूट के अंदर 15 किसके बराबर होता है। रूट के अंदर 10 और गुना रूट के अंदर 15 किसके बराबर होता है। तो रूट के अंदर 10 को हम तोड़ सकते हैं रूट के अंदर 10 को 2 गुना 5 में, और रूट के अंदर 15 को तोड़ सकते हैं 3 गुना 5 में। यहाँ से 5 बाहर कर लीजिए तो 2 और 3 अंदर हो जाएगा, यानी 5√6 बचेगा, 5√6 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए कि रूट के अंदर 20 और गुना रूट के अंदर मान लो मेरे बच्चे 25 बराबर क्या होगा। रूट के अंदर 20 और गुना रूट के अंदर 25 बराबर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको गुना करें रूट के अंदर 20 को हम तोड़ेंगे 2 गुना 2 4 पंजे 20, यहाँ 5 गुना 5 टूटेगा 25 का। तो बच्चों ये 5 बाहर और यहाँ से 2 बाहर है ना, 5 गुना 2 और एक रूट के अंदर बेचारा ये 5 रह गया। तो 5 दूना लिखेंगे 10, 10 रूट लिखेंगे 5, सही उत्तर होगा 10√5। क्या होगा 10√5। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है बच्चों। आप देख सकते हैं, आप लोगों ने सेशन को लाइक किया, बोलो हाँ या ना। नहीं किया है तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है
एक बार सेशन को आप सभी बच्चे लाइक जरूर कीजिएगा, सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा, है ना। शांत पूछा गया है, 7 अगर हम लोग इसको अगर तोड़ेंगे तो 7 आएगा, ये शांत नहीं हो सकता है। इसको तोड़ने से 13 सत्ते 91 7 या 21, हाँ मेरे बच्चे ये भी मुझे लगता है ये भी शांत नहीं आ सकता है। हाँ यहाँ देख सकते हैं 343 को हम लोग लिख सकते हैं 7 का क्यू, और 7 क्यू यानी 7 क्यू कैंसिल, यानी ये वाला कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा, और नीचे अगर हमारा 2 और 5 हो, मैंने बताया था कि यदि हर का अभाज्य गुणनखंड मेरे बच्चे ऐसा रहे 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n, इस टाइप का रहे, तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इन्हें शांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में हमारा शांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे, अगर सामने कहीं डॉट डॉट लग दिया जाए तो हम इसे क्या कहते हैं, डॉट डॉट लग जाने पर क्या होता है। सर डॉट डॉट लगने पर अपरिमेय संख्या होता है, इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा मेरे बच्चे। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। याद रखेंगे 2026 के पेपर के लिए इस क्वेश्चन को कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। अगला है 0.49 पर डैश पी क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अगर हम इसे पी क्यू के रूप में लिखें तो हम किसे लिखेंगे, तो बच्चों 0.49 को लिखेंगे, तो बच्चों 49 जितने पर डैश है उसके नीचे 99 लगाना पड़ता है, आप लोग को मैंने पढ़ाया था। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, यहाँ पर मैं थोड़ा देर आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं बेसिक बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम सीखेंगे सरल करने के लिए, तो बच्चों हेडलाइन लिखेंगे अपनी अपनी कॉपी में, सरल करें। क्वेश्चन में आएगा बच्चों, मान लो है ना 15, मान लो बच्चों हल्का क्वेश्चन देते हैं 15 बटा बच्चों 48, इसको सरल करके दिखाइए। फर्स्ट सवाल है, सवाल नंबर नेक्स्ट है बच्चों 27 और बटे लिखा है नीचे 39। सेकेंड नंबर तीसरा मेरे बच्चे 175 बटे 400। अब इन सवालों को करना कुछ नहीं है, बस हमें सरल रूप देना है, यानी बहुत ही सरल रूप में इसको लिख देना है। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि ये दोनों अगर मैं देखूं तो ये 15 3 के पहाड़े में 5 बार में और 3 के पहाड़े में 16 तिया 48 होता है। अगर मैं देखूं तो यहाँ बच्चों ये 3 के पहाड़े में 9 बार में और 3 के पहाड़े में 13 बार में ये कट जाएगा। ये अगर मैं देखूं 175 बच्चों 25 के पहाड़े में 25 सत्ते 175 और 25 गुना 25 25 25 25 16 है ना, 25 गुना 16 मेरे बच्चे ये होता है 400, 25 गुना 16 400 होता है। तो ये हमारा सरल रूप हो गया, यानी इसको अब आप नहीं कटा सकते हैं। अब मतलब सरल रूप का मतलब है अब आप इसे किसी भी पहाड़े से कटा नहीं सकते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों सरल रूप। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम उस चीज को ऐड करते हैं जिस चीज के लिए हम यहाँ पर आए हैं। सवाल पहला है 0 पॉइंट बच्चों मान लो 4 पर डैश है, इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे बच्चे। नेक्स्ट है 0 पॉइंट है ना, 0 पॉइंट बच्चों मान लो 8 पर डैश है तो क्या होगा। नेक्स्ट सवाल है 0.62 पर डैश है दोनों पर तो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे 0.625 है ना, इन तीनों पर डैश है तो क्या होगा। प्लीज इनका आंसर मुझे चाहिए, इसका आंसर मुझे चाहिए। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि जितने पे डैश है उस पर बच्चों हमें सिर्फ 9 लगा देना है। 8 है तो 8 के नीचे भी 9 लगा देना है। 62 है तो 62 के नीचे डबल में है बार तो डबल में 9 लगा देना है। 3 में दिया है तो बच्चों हमें 3 में बस 9 9 और 9 लगा देना है। बस सिंपल सा फंडा हम लोगों ने अभी तक तो यही सीखा है। पर प्यारे बच्चों क्या हो जब इसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाए, क्या हो जब क्वेश्चन ऐसा ना हो करके, सवाल ऐसा ना हो करके ऐसा हो, है ना, जैसे बच्चों 1.2 पर डैश ऐसा सवाल हो, या सवाल ऐसा हो 2.32 पर डैश ऐसा सवाल हो मेरे बच्चे, है ना। 6.2 मतलब मान लो 6.3 पर डैश इस तरह के सवाल हो, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो प्यारे बच्चों बहुत हकीकत बहुत जेन्युइन तरीके से सवाल को सॉल्व करके बताइए क्या होगा। सर अगर हमारा सवाल ऐसा हो तो 1 अलग से लिखेंगे और ये इसको अलग से हल करेंगे 2/9। अब इसका एलसीएम हम लोग 9 लेंगे और 9 में से 2 जोड़ेंगे, 11/9 सही उत्तर होगा। अब हम इसको अलग से ऐसे लिखेंगे 2 प्लस में 32 बटा नीचे 99 लिखेंगे। बच्चों 99 हमारा एलसीएम होगा, 99 गुना 2 करेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हासिल रहा 1, 18 1 19, 198 प्लस में 32 करेंगे, जोड़ने से 8 2 10 की 0, 19 और 3 19 और 3 22 होता है, 22 और 1 23 था बटे 99। इस तरह से हम इसको बनाएंगे, है ना। यानी हम इसको अलग से 6 प्लस में 3/9 आप इसको घटाओ तो 1/3 में
मेरे बच्चे एलसीएम हमारा 3 होगा, 6 18 1 19, 19/3 होगा। हम यकीन करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि मेरे बच्चों को ये भी सवाल बनाने के लिए बहुत जेन्युइनली, बहुत प्यार से आ गया होगा। अगर हो सके तो एक बार दिल भेजना कि गुरुदेव हमें इसमें कोई परेशानी का भाव नहीं है। एक थोड़ी सी परेशानी का भाव जहां पैदा होता है वहां हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एक में एक में डैश है, दोनों में डैश नहीं है। मेरे बच्चे 0 पॉइंट हमने लिखा है 623, यहाँ पर सिर्फ एक में डैश दिया है, दोनों में नहीं दिया है। मेरे बच्चे नेक्स्ट हमारा है 0.231, यहाँ पर 2 में डैश दिया है। चलिए अब प्यारे बच्चों ये 3 सवाल बना देने के बाद हम ये मान लेते हैं कि ऐसे प्रश्नों में मेरे बच्चों को कभी भी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती है। ध्यान देंगे। अब हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है अगर बच्चों जिन पर डैश नहीं है उनको माइनस कर देना चाहिए। और प्यारे बच्चों ध्यान देना, जिस पर डैश है उसके लिए 9 और जिस पर नहीं है उसके लिए 0। तो बच्चों हमारा आंसर 21 बटा आप देख सकते हैं 90 है। 3 के पहाड़े से हम इसको 7 बार में और 3 के पहाड़े से हम इन्हें 30 बार में कट भी कर सकते हैं। अगला सवाल है जिन पर डैश नहीं है उसको घटाना है, यानी 623 में से जिन पर डैश नहीं है 62 पर डैश नहीं है लिखेंगे। मेरे बच्चे जिन पर डैश है उसके लिए 9, जिन दोनों पर डैश नहीं है उनके लिए 0 0। मेरे बच्चे 3 में से 2 गया तो 1 बचा। यहाँ पर हमारे पास 12 में से 6 591 बटे टोटल हमारे नीचे में 900 हो गया। अगला सवाल देखते हैं जिन पे डैश नहीं है, यानी 231 में से जिन पे नहीं है माइनस करो, और जिन पे डैश है उन दोनों के लिए 9 देना, 0 देना। मेरे बच्चे 229 क्या लिखेंगे टोटल लिखेंगे 229 बटा 990। क्या लिखेंगे 229 बटा 990, ठीक है ना। तो मेरे भाई, मेरे छोटे भाई बहन, क्या हम लोगों ने इतना सही कर लिया है ना, इतना सही कर लिया है? बता दो जल्दी से कि हाँ गुरुजी इतना हम लोगों ने सही कर लिया है। जल्दी से बता दो फटाफट से, कहीं मिस्टेक का भाव हो, कहीं गलती हुआ हो तो आप लोग बता सकते हैं गुरुदेव यहाँ पर 561। हाँ, कहीं पर अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो तो आप मुझे बताना कि हाँ गुरुदेव देखो ये 3 टाइप मैंने पढ़ा दिया, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप मैंने पढ़ा दिया। 3 टाइप मानो बेसिकली उधर अलग है, और ये सरलकरण है। यहाँ से हमारा सवाल पेपर में 100% पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन की जिम्मेदारी तो हम ले ही लेते हैं आपसे। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन सा है? आप देख सकते हैं पाई एक अपरिमेय है, √7 अपरिमेय है। 25 में बच्चों यहाँ देखो इसका 4 और 5 बाहर होगा, यह परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, सवाल में निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होता है? आप देखकर बताएंगे शांत किनका है। बच्चों 3 और 5 ये कभी शांत नहीं हो सकता। 160 को तोड़ेंगे मेरे बालक, मुझे लगता है बड़ा प्यारा सा है। 35 को तोड़ेंगे तो 7 5 आएगा, ये नहीं हो सकता। 60 को तोड़ने में भी 3 आएगा, नहीं हो सकता। अर्थात घूम फिर के ऑप्शन नंबर बी सही है। 160 को तोड़ेंगे तो सिर्फ 2 और 5 देखने को मिलेगा, 2 और 5 देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थी जी सवाल पूछा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 गलत है गुरुजी, सच में क्वेश्चन नंबर 30 सच में गलत है क्या? क्वेश्चन नंबर 30 सच में गलत है क्या? तीस सच में गलत है? हाँ 30 सच में गलत है। सर जी सिर्फ ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं गुरुजी, ऐसे थोड़ी ना होता है। अच्छा ठीक है भाई, नहीं कराऊंगा भाई, करा देता हूं सब्जेक्टिव। ठीक है आ जाओ। तो पूछा है दशमलव प्रसार शांत है, इसमें से कौन सा? तो यहां पर देखेंगे आप, यहां पर 16 वाला ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में से किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? आप देख सकते हैं नीचे 2 और 5 है ना। किसका दशमलव प्रसार शांत है? यहां भी तो 2 और 5 ही है, यहां भी तो 2 और 5 ही है, यहां भी बच्चों 2 और 5 ही है, यहां भी 2 और 5 ही है। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? हाँ ये कौन सा हो गया? 101 दिया है ऊपर में, 5 का 25 हो गया। अरे बताओ इसका आंसर क्या होगा? पूछा है कौन सा दशमलव प्रसार शांत है। हाँ ये कौन सा क्वेश्चन दे दिया भैया? 2 और 5 ही दिया है तो शांत ही होगा। 10 है ना, 25, ये 25 गुना 2 50 होगा, ये भी शांत होगा। ये बच्चों 25 का ये भी शांत होगा, सब तो शांत ही होगा।
ये तो सब शांत है इसमें से, या बच्चों मिस टाइपिंग हुआ है बताओ, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 में एक बार देख लेता हूं, 30 नंबर सवाल में देख लेता हूं एक बार। 30 नंबर सवाल में लिखा गया है, सवाल नंबर 30 है, क्या लिखा है 30 में, दशमलव प्रसार शांत बोला है। देखिए यहाँ पर हमने 7 का क्यों 343 होता है हमने कटा दिया, तो 2 और 5 बचा, बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक वाली बात नहीं है। हम इस क्वेश्चन के बारे में बोल रहे थे, इसका बताओ 37 का क्या आंसर होगा, है ना। मुझे तो सभी लग रहे हैं, है ना, मुझे तो सारे के सारे आंसर सही लग रहे हैं, ऑल आंसर सही लग रहे हैं मुझे, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट बच्चों समाप्त हो गया। तो कुल 37 में से एक क्वेश्चन नहीं बना, 36 क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए। अगर आपको याद हो तो कृपया बताइए कि 36 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कुल कितना सही किया है। 36 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है मुझे बता दीजिए। लगभग आप लोगों ने 36 में से कर लिया होगा लगभग सही। चलिए अब दूसरा चैप्टर नहीं, अब डायरेक्ट हमारा क्या है, वृत्त चैप्टर है। इसके बाद अब दूसरा चैप्टर सबसे लास्ट में है। इस चैप्टर में आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। तो चलिए हो जाइए तैयार बच्चों। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मैं कुछ कुछ आपको बता देता हूं इस चैप्टर से संबंधित, मैं कुछ बेसिक आपको बता देता हूं। पहले आप लोग बेसिक कर लीजिए, फिर चैप्टर कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। तो बच्चों कुछ कुछ बेसिक चीजों को हम लोग जान लेते हैं। बेसिक चीजें क्या है समझिएगा। सबसे पहले बच्चों एक वृत्त जो होता है उसके, है ना, एक जो वृत्त होता है उसके केंद्र में कितना का कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर बच्चों 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर आपसे पूछा जाए अर्धवृत्त के कोण पर तो 160 मत कह देना, है ना। अर्धवृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है वो 90 का होता है। केंद्र मेरे बच्चे यहाँ पर 90 का होता है, इसको आप 180 मत कहना। अर्धवृत्त के केंद्र पर सिर्फ और सिर्फ 90 का कोण होता है। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, वृत्त में जो एक वृत्त की बात करते हैं, वृत्त की जो, है ना मेरे बच्चे, वृत्त को जो एक बिंदु पर स्पर्श करे उसे क्या कहते हैं। वृत्त को अगर एक बिंदु पर जो स्पर्श करे हम उसे क्या कहते हैं, हम उन्हें स्पर्श रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करे हम उसे क्या बोलेंगे, हम उन्हें स्पर्श रेखा बोलेंगे। मेरे बच्चे एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो एक यहां से खींचो, 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 एक यहां से खींचो। तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। याद रखना कि एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगर मैं पूछूं बच्चों, एक वृत्त है, एक वृत्त है, इसके एक बिंदु से, एक वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो एक बिंदु से केवल एक बच्चों, है ना। एक बिंदु से, एक बिंदु से अगर पूछा जाए, एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा, एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक बिंदु की बात हो तो हम वृत्त पर केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर बात ऐसी हो बच्चों, अगर बात ऐसी हो कि वृत्त के भीतर के किसी बिंदु से क्या हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, वृत्त के भीतर के बिंदु से क्या हम, है ना, वृत्त के भीतर के बिंदु से मेरे बच्चे, वृत्त के भीतर के बिंदु से क्या हम कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो बच्चों नहीं, वृत्त के भीतर के बिंदु से हम स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। वृत्त के, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास वृत्त है, ये हमारे पास वृत्त है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से हम वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है वह केंद्र के साथ में, वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है, वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वह केंद्र के साथ में कितना डिग्री का कोण बनाती है बताइएगा। वृत्त की स्पर्श रेखा बच्चों केंद्र के साथ में, सॉरी, वृत्त की स्पर्श रेखा केंद्र के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है, हमेशा याद रखना है। वृत्त की त्रिज्या पर स्पर्श रेखा क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या पर, वृत्त की त्रिज्या पर जो स्पर्श रेखा होती है वह क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है। क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या पर स्पर्श रेखा क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है। इस बात को याद रखना है कि वृत्त की त्रिज्या पर जो स्पर्श रेखा होती है वो हमेशा हमेशा के लिए लंब होती है। और जो वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से जो 2 स्पर्श रेखा हम खींचते हैं, ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं।
दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर ये बच्चों 10 सेंटीमीटर का है, अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो दूसरी स्पर्श रेखा भी 10 सेंटीमीटर की होगी। दोनों रेखाएं आपस में क्या होती हैं, दोनों रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल पर देखते हैं। सर जी मैंने सिर्फ मैथ पढ़ा है, अब कुछ मैं, अच्छा रुक जाओ बच्चा रुक जाओ, पढ़ाने आया तो प्लीज पढ़ाने दो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पढ़ाने आया तो कम से कम पढ़ा लेने दो। मैं समझ गया हूँ आप लोगों को क्या चाहिए, मैं समझ गया हूँ जो जरूरी चीजें हैं, पर अब पढ़ाने आया तो मुझे पढ़ाने दो अच्छे से। एक रेखा जो वृत्त को दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे वह क्या कहलाती है। एक रेखा जो वृत्त को दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे हम उसे क्या कहते हैं। एक रेखा हम खींचते हैं जो वृत्त को दो विभिन्न बिंदुओं पर, एक रेखा जो वृत्त को दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे हम उसे क्या कहते हैं गुरुजी, हम उन्हें छेदक रेखा कहते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें छेदक रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, छेदक रेखा कहते हैं। याद रखिएगा, एक रेखा जो वृत्त को दो विभिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करे हम उन्हें छेदक रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है। तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। क्वेश्चन है वृत्त के अंदर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। वृत्त के अंदर बच्चों कोई बिंदु है, वृत्त के अंदर, ध्यान दीजिएगा, वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, वृत्त के अंदर किसी बिंदु से हम कैसे खींच सकते हैं। तो आंसर होगा बच्चों एक भी नहीं खींच सकते हैं। अगला सवाल है, किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, किसी वृत्त के दो समांतर, ये बच्चों वृत्त है, इसके दो समांतर, एक यहाँ ऊपर और एक नीचे, किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसकी दूरी बच्चों, इनकी जो टोटल डिस्टेंस है, इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। टोटल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो आप मुझे बता सकते हैं इनकी त्रिज्या कितनी होगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इसका हाफ होगा। ये टोटल 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इसका 5 सेंटीमीटर होगा। ये आपको याद रखना है। अगर 10 सेंटीमीटर बोला है तो 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। अगर बाह्य रूप से दो वृत्त एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं, अगर बाह्य रूप से दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, अगर बाह्य रूप से दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो मैंने बताया था, एक तो बच्चों यहाँ खींचेंगे, एक तो यहाँ होगा, एक मेरे विद्यार्थी जी यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, है ना। अगर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होती है। हमने कई बार पढ़ा दिया है आपको कि बच्चों अगर बाह्य रूप से दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या जो है मेरे बच्चे वो 3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के अंतः स्पर्श, एक वृत्त यहाँ है और एक वृत्त दूसरा बच्चों यहाँ है। अंतः स्पर्श करने वाले, ध्यान दीजिएगा, अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, अंतः स्पर्श कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे क्या होगी बताओ। अंतः स्पर्श अगर कर रहे हैं, अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या हो सकती है। अगर अंतः स्पर्श कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक। अंतः स्पर्श कर रहे हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक होगी, एक के अलावा दूसरी नहीं हो सकती है। अगला है, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई, ये बच्चों वृत्त की जीवा होती है, ये वृत्त की जीवा होती है, ये जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या, ये बच्चों हमारा बीच में केंद्र है, इसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों त्रिज्या के बराबर है, यानी तीनों भुजा आपस में क्या हो गया बच्चों बताओ। तीनों भुजा आपस में क्या हो गया, क्योंकि यहां पर बोला गया है कि इसकी जो लंबाई है ये त्रिज्या के बराबर है। यानी मेरे बच्चे आप कह सकते हैं कि तीनों भुजा बराबर है, अर्थात यह समबाहु त्रिभुज है।
तीनों भुजा बराबर है अर्थात यह समबाहु त्रिभुज है। और आप बताइएगा समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने का होता है? प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 का होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, 60 डिग्री का होगा। अगला क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होगी? मेरे बच्चे यहाँ पर एक वृत्त है, इस पे हम लोग क्या खींचते हैं? इस पर दो समांतर स्पर्श रेखा हम खींचते हैं, समांतर स्पर्श रेखा खींचते हैं। बोला गया है कि इसकी जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। इसकी जो त्रिज्या है मेरे बालक 6 सेंटीमीटर है। और बताओ इसके बीच की दूरी कितनी होगी? अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, 6 6 12 लिख कर आना पेपर में, 6 6 12 लिख कर आना, 6 6 12 हो जाएगा। अगर इसकी त्रिज्या ही 6 सेंटीमीटर है तो जब हम लोग दोनों तरफ स्पर्श रेखा खींचेंगे तो 6 और 6 कितना होगा? 12 हमारा सही उत्तर होगा। अगले सवाल पर ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है? 180 बिल्कुल मत कहना, अर्धवृत्त का 90 का कोण होता है, हमेशा याद रखना है इस सवाल को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं है ना, स्पर्श रेखाओं के बीच क्या संबंध है? कहते हैं एक वृत्त लीजिए, ले लिया, एक वृत्त के किसी व्यास के दोनों सिरों पर, यहां पर बच्चों व्यास है, इसके दोनों सिरों पर, एक सिरा यहां है, एक सिरा यहां है, दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती हैं? दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा 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 के लिए क्या होती हैं? समांतर होती हैं, हमेशा समांतर होती हैं। अगला सवाल है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के पी स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 है, तो PQ की लंबाई खींचिए। मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, आप लोग समझ गए होंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इसको बना दिए होंगे। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के बिंदु P है ना, एक वृत्त है ये, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसका एक बिंदु हम लोग P लेते हैं, P स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा बच्चों PQ, ये बच्चों हमारा Q है, PQ है ना, PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा है ना, एक रेखा बिंदु Q, यानी बच्चों O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12, यानी कि OQ, यानी कि यहाँ O है, ये मेरे बच्चे O है, और OQ बराबर 12 है। OQ बराबर क्या है? 12 है। तो PQ की लंबाई बताइए। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, बड़ा मामला फंस गया है, ये 5 है, ये 12 है, लेकिन हमें PQ चाहिए, और PQ बच्चों यहाँ 13 नहीं होगा, ना 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 ना, 13 नहीं होगा, यही तो फंस गए, 13 नहीं होगा, यही तो फंस गए आप लोग, यही तो हम लोग फंस गए मेरे बच्चे, है ना, यहीं पर तो हम लोग फंस गए। नहीं बच्चों 13 नहीं होगा, क्योंकि यहां पर बोला गया है, क्योंकि यहां बोला गया है कि हमारा जो OQ है, जो OQ है ये 12 है, तो PQ बच्चों ये लंब होता है, ये PQ लंब है, ये तो हमारा कर्ण का मान है, तो लंब निकालना है PQ बराबर, तो रूट के अंदर में कर्ण का वर्ग यानी 12 का वर्ग और माइनस में 5 का वर्ग, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 में से 25 चला गया तो 119 हमारा आंसर बचा। तो मेरे बच्चे हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर हम लोग फंस गए, थोड़ा सा फंस गए यहाँ पर आकर के, आंसर हमारा डी सही होता, समझना था। कहते हैं किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूर स्थित बिंदु P से, है ना, एक वृत्त है, अब यहाँ से केंद्र से मेरे बच्चे 13 सेंटीमीटर दूर है, अब ये केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर कोई है, 13 सेंटीमीटर दूर बिंदु क्या है? बिंदु का नाम है P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, यहां से स्पर्श रेखा हमने खींचा, ये 12 है। अब आप देख सकते हैं, अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो बच्चों बताओ वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? यहां आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो मेरे बच्चे, यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। 13 है, 12 है, 5 सेंटीमीटर आंसर होगा, 5 सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी जी, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या बताइए। ये बच्चों पाइथागोरस लगा दो दिमाग में फटाफट से। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा सीधा खींचना, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा खींचा गया है 24 सेंटीमीटर मेरे बच्चे। अब यहां से बच्चों खींचा गया है, ये है 25 सेंटीमीटर, तो बताओ ये क्या होगा? 24 है, 25 है, तो ये 7 होगा, 24 25 है तो क्या होगा बताओ? ये 7 होगा। ऑप्शन नंबर ए, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े थे,
पाइथागोरस पर में पढ़े थे, यहां पर हमारा 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? वृत्त की स्पर्श रेखा सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है। आप लोग याद कर लिए होंगे, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त के, अगर बच्चों ये हमारा वृत्त है, समांतर स्पर्श रेखा की बात करते हैं तो यहां पर हमने खींचा है। अब इसके समांतर बच्चों सिर्फ यहां हो सकता है। तो एक वृत्त के समांतर क्या पूछा है? एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं मेरे बच्चे? एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा? एक यहां हो गया, अब यहां से खींचेंगे तो बच्चों ये हो गया और ये इसके समांतर हो गया, है ना। अब यहां का समांतर यहां हो सकता है, अरे भैया यहां का समांतर यहां हो सकता है ना। तो ये पूछा गया है, समांतर तो बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, है ना। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं मेरे बच्चे? एक ऐसा सवाल है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, है ना। ऐसे तो मतलब एक सेकंड रुक जाओ, है ना। मुझे लगता है कि अगर मैं यहां से स्पर्श रेखा खींचूं तो बच्चों समांतर में ये तो छेदक है, ये छेदक है, ये छेदक है, छेदक है, छेदक है, तो आई थिंक सिर्फ ये दोनों ही होगा समांतर, बाकी नहीं हो सकता है। बाकी जब खींचेंगे तो फिर इसके पैरेलल नहीं हो सकता, यानी इसके पैरेलल बच्चों 2 ही हो सकता है। सिर्फ मुझे 2 लग रहा है, आंसर 2 होना चाहिए, 2 ही आंसर सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन कहां पर है? 2 कहां दिया है? 1 अनेक 3 4, 1 अनेक 3 4, तो तब तो अनेक होना चाहिए, है ना। तब तो अनेक होना चाहिए, तब तो उस लिहाज से बच्चों अनेक होना चाहिए। जैसे इसके समांतर ये हो गया, इसके समांतर ये हो गया, फिर इसके समांतर यहां खींच देंगे तो बच्चों अनेक हो जाएगा। तो यहां पर तो अनेक सही लग रहा है। अगला सवाल देखते हैं, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती हो तो वह समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होगा। याद रख लेना कि वह समांतर चतुर्भुज बच्चों सम चतुर्भुज होगा। ऑप्शन नंबर सी, अगर बच्चों वह क्या कर रहा है, वृत्त के सभी मतलब यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह सम चतुर्भुज होगा। अगला लिखा गया है, 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करती है, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? भैया देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना। देखो 2 समांतर स्पर्श रेखा है, इसकी, है ना, सॉरी 2 समांतर रेखा है, कहते हैं कि इनके बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, इनके बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है जो इस तरह से दोनों को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। एक वृत्त है जो दोनों को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। आपको बताना है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो आप, ये बहुत सिंपल है, अरे टोटल 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्या इसका हाफ होता है, अर्थात हमारा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोणों का योग मेरे बच्चे 360 होगा। चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होगा। देखो यहाँ इस कॉन्सेप्ट को मैं एक बार देखूंगा, एक कॉन्सेप्ट में एक वृत्त की कितनी, देखो बच्चों ये नहीं पूछा है कि एक बिंदु से, यहां सीधा पूछा है एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं होती हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं होती, एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं होती हैं। तो समांतर रेखा एक वृत्त में देखें तो यहां का समांतर बच्चों यहां हो जाएगा, यहां का समांतर मेरे बच्चे इसका समांतर ये हो जाएगा, है ना, इधर वाला हो जाएगा। तो किससे बोला, यहां का समांतर बच्चों इससे करवा देंगे पैरेलल, पैरेलल तो ये भी जा रहा है ना, तो अनेक ही सही लग रहा है। 1-2 बच्चे गलत कह रहे हैं पर यहाँ कॉन्सेप्ट यही लग सकता है, नहीं तो 2 ऑप्शन में है नहीं, है ना, 2 तो ऑप्शन में भी नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट लिखा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? हमने बताया कि स्पर्श रेखा सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अगला है, वृत्त के एक बिंदु पर केवल खींची जा सकती है ना। वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच पाएंगे? वृत्त के एक बिंदु पर केवल खींची जा सकती है एक स्पर्श रेखा। वृत्त के एक बिंदु से केवल, वृत्त अगर ये है हमारे पास वृत्त है और इसके एक बिंदु से पूछा जाए, एक बिंदु से, तो केवल एक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। 2 प्रतिच्छेदी, क्या पूछा है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 2 प्रतिच्छेदी, ये प्रतिच्छेदी वृत्त हम लेते हैं, 2 प्रतिच्छेदी वृत्त लेते हैं। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, इस तरह से प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब यहां पर पूछा है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होंगी? तो एक तो बच्चों जो यहां पर इस दोनों को टच करके जाएगा 1 हो गया, एक तो यहां टच करके जाएगा 2 हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2 तो कम से कम आपको दिख रहा है, अगर प्रतिच्छेदी है तो कम से कम 2 तो है बच्चों, है ना, 2 तो हमारा फिक्स है,
दो फिक्स है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या सिर्फ और सिर्फ दो होंगी। अगला है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाएगी? यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करे तो हम उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त है ना स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाएगी? जस्ट अभी हम बता रहे थे कि स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या से कितना कोण बनाती है। स्पर्श रेखा हमेशा हमेशा मेरे बच्चे त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती हैं। त्रिज्या पर लंब होती हैं और लंब जो होता है वो 90 का कोण बनाता है। लंब जो होता है वह 90 का कोण बनाता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं, यदि यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 50 का कोण बनाती है। यदि बच्चों जीवा, बच्चों मान के चलो ये हमारा वृत्त है, ये हमारा वृत्त है और यहाँ पर कोई जीवा है जिसका नाम है A और बच्चों B है, ये केंद्र के साथ जो एंगल बनाती है ये 50 डिग्री का एंगल बनाती है। तो बाकी कितना बचा बताओ? अगर ये 50 बनाया और बच्चों चूंकि आप जानते हैं कि ये दोनों की लंबाई समान है, ये चूंकि वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, तो बताओ बच्चों कि यहाँ एंगल कितना बनेगा? कौन बताएगा? इन दोनों में एंगल कितना बनेगा? इन दोनों में कितना एंगल बनेगा? कौन बताएगा? जल्दी बताओ। इन दोनों में एंगल कितना बनेगा बच्चों? जल्दी बता दो फटाफट से, है ना। सर 21 नंबर, सर 15 का सर A हो जाएगा, 16 का सर 15 का सर 2 हो जाएगा। हे भगवान, तो हमने कहाँ कुछ किया रे। लो भैया 15 का तो एक वृत्त की कितनी समांतर रेखा हो सकती हैं? एक वृत्त की कितनी समांतर, है ना, समांतर स्पर्श रेखा हो सकती हैं? तो मेरे बच्चे एक यहाँ पर है और एक यहाँ खींचेंगे तो दो ही हो सकता है। दो ऑप्शन में रहेगा तो दो सही कर लेना, ठीक है। दो ऑप्शन में, क्योंकि मैंने खुद दो पढ़ाया, कई बार मैंने दो पढ़ाया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 में कहाँ गलती है? समचतुर्भुज होगा, बिल्कुल सही है। अगला सवाल, रुक जाओ एक सेकंड। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें, मेरे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल सही है। ये मैंने जो बोला है बिल्कुल सही है, समचतुर्भुज होगा, यहाँ बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। 21 में दो प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या सिर्फ दो होगी, इसमें बिल्कुल सही है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? दो तीन बच्चे इसको गलत क्यों बता रहे हैं? आइए ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गया बच्चों कितना हमारा? 50। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से 50 घटा देंगे तो 130 बचेगा। 130 को जब हम भाग करेंगे तो ये वाला जो पार्ट बचेगा बच्चों ये 65 होगा और ये वाला 65। 65 का होगा। आइए बच्चों लिखा गया है, क्या देखते हैं। लिखा गया है A और B बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के, है ना, A और B, क्या लिखा है? A और B बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा। यानी बच्चों पूछा गया है कि जब हम A और B पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, यहां से स्पर्श रेखा खींचेंगे दोनों पर, तो बताइए यहाँ एंगल कितना बनेगा? तो मेरे बालक आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का जो योग होता है, इन दोनों का योग होता है, इन दोनों का योग होता है 180। इन दोनों का योग 180 होता है, तो यहाँ बचा है 130 डिग्री। क्या बचा है? 130 बचा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 130 डिग्री सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है और यहाँ पर बच्चों खींचा गया है दो स्पर्श रेखा, है ना। एक यहाँ से मान लो और एक यहाँ से खींचा गया है, और ये जो स्पर्श रेखाएं हैं 60 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। अगर वहां 60 है तो सामने कितना होगा बताओ? ये A है और ये B है और ये मानो P है। तो जल्दी से बताओ, अगर वो सामने 60 है, अगर मेरे बच्चे सामने 60 है तो जस्ट फ्रंट पे कितना होगा? जस्ट यहाँ कितना होगा? 60 है वो, तो ये 120 होगा, क्योंकि जोड़ के 180 होता है। बीच से जब इसको हम काटेंगे तो ये बेचारा हो जाएगा 30 और ये बेचारा 120 का आधा हो जाएगा 60। अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, बोला गया है कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या 3 है, इसकी त्रिज्या बच्चों 3 है, जो आधार है ये हमारा लंब है, हमेशा याद रखना मेरे बच्चे। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई अर्थात लंब आपको निकालना है। क्या निकालना? लंब, अर्थात आपको लंब निकालना है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, ये हमारा 90 है, 90 के सामने वाला कर्ण है। आइए समझते हैं, है ना, इसको बच्चों हम खड़ा करते हैं ना इस तरह से। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा कर्ण है, कर्ण आपको नहीं निकालना है। क्वेश्चन पूछा स्पर्श रेखा की लंबाई, है ना, ये हमारा आधार है, आधार यहाँ 90 बना है, यहाँ 90 बना है।
आधार का मान दिया है 3, आधार का मान दिया है 3, आधार का मान दिया है 3, जहां पर बच्चों हमने लिखा है ए, जहां लिखा है ए लिखा है ए, और ध्यान दीजिए ए और पी लंब है, ए और पी लंब है ना, ए और जीरो, यहाँ पर जीरो रख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि ए और पी वाले में, ए और पी वाले में यहाँ बना है 30 डिग्री का कोण और यहाँ बना है 60 डिग्री का कोण। आपको निकालना है ये वाला मान, ए पी निकालना है। बताओ किस में जाएगा? 10। आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े होंगे मेरे बच्चे, बताओ ये किस में जाएगा? 10 में। 10 कितने डिग्री में जाएगा? ये हमारा क्या है, ये अगर हम यहाँ से 60 लेते हैं, इसको निकालते हैं तो बच्चों लेते हैं 10 60 में, तो 10 60 डिग्री बराबर होता है लंब, लंब बटा आधार, यानी बच्चों लंब इसको कुछ नहीं तो x मान लो, लंब और आधार का मान 3 है। ये मान अगर हम देखेंगे 10 60 का मान √3 होता है, बराबर में x बटा 3 है, तो जो 3 गुना 3 करेंगे तो x का मान 3√3 आएगा, 3√3 आएगा। कितना आएगा? 3√3, ध्यान दीजिएगा, है ना, 3√3 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बच्चों हमारा सी होगा। क्या आपको सुनाई दे रहा है? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार यस लिख करके भेजिएगा कि हाँ सर हम लोग सुन पा रहे हैं। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? है ना, सही है? कहीं दिक्कत है क्या? साउंड में अगर थोड़ा भी इशू है तो कृपया आप मुझे बताइए, मेरे अनुसार से कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगला लिखा है, मेरे विद्यार्थी जी समझिएगा, सवाल लिखा है कि टीपी तथा टीक्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त पर केंद्र ओ पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। बच्चों दो स्पर्श रेखा खींचते हैं मेरे बच्चे, कहाँ से? बिंदु टी से, है ना, टी से खींचते हैं। ये बच्चों बिंदु टी है, यहाँ पर मान लो पी है, यहाँ मान लो क्यू है। अब यहाँ से हमने खींचा टीपी, यहाँ से टी क्यू हमने खींचा, यहाँ पर केंद्र ओ है। कहते हैं पी ओ क्यू यानी पी ओ क्यू का मान है 120, तो यहाँ लिख दिए 120, तो ये सामने वाला होगा 60 बच्चों, 60 दे दिए, है ना। तो ओ, है ना, ओ टी पी का मान किसके बराबर है? बताओ ओ टी पी, आप लोग बताओ ओ टी पी का मान क्या होगा? ओ टी पी का मान बताइए क्या होगा? ओ टी पी। तो मेरे बालक ध्यान दीजिएगा, सवाल में बोला है ओ टी पी, कहाँ है बच्चों? ओ यहाँ है, टी यहाँ है, पी, तो ओ टी, इससे काटेंगे तो यहाँ 30 निकलेगा, तो ओ टी पी बताओ कितना होगा? ओ टी पी, है ना, 30 डिग्री। इतने फास्ट विद्यार्थी जी यहाँ पढ़ रहे हैं, इतने विद्वान बच्चे सब पढ़ रहे हैं, है ना, फटाफट से आंसर कर रहे हैं कि सर हमारा आंसर 30 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। अगर PA 6 है तो PB कितनी होगी? बच्चों दो स्पर्श रेखा जब आप खींचेंगे, दो स्पर्श रेखा जब आप खींचेंगे, दो स्पर्श रेखा जब आप खींचेंगे मेरे विद्यार्थी, जो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। एक है पी ए, है ना, यहाँ पर बच्चों पी है, यहाँ ए है, तो पी ए, और यहाँ पर बी है पी बी, तो पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। एक का मान अगर आप 6 कह रहे हैं तो दूसरा मान भी 6 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी से पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा खींची गई है, एक का मान 5 है तो दूसरे का मान क्या होगा? बताओ। सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप वो 6 पर के जाओ, 5 पर के जाओ, वहां पेपर में 8 देखने को मिलेगा, 5 है तो ये भी 5 देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं, आकृति देख करके बताइए, ए ओ बी का मान 130 डिग्री है, ए ओ बी ये है 130, अगर ये 130 डिग्री है तो सामने वाला बेचारा 50 होगा। पूछा गया है ए पी बी, तो बच्चों ए पी और बी यही पूछा ना, ए पी बी यही पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, तो 130 का आगे 50 होगा। इतना हल्का क्वेश्चन है, देखने में लगता है कितना भारी है, देखने में लगता है कितना भारी है, लेकिन कुछ है नहीं। मेरे बच्चे कहते हैं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो बाह्य बिंदु से हम दो स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से, ये हमारा वृत्त है, इसके बाह्य बिंदु से मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, हम बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। बाह्य बिंदु से ये बच्चों मान लो ए है तो यहाँ से ए पी और बच्चों ए क्यू, दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल दिया गया है, सवाल पर ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है कि ओ केंद्र, है ना, ओ वृत्त का केंद्र है, बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB, है ना, PB एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। दो स्पर्श रेखा बच्चों आपको खींचनी है, दो स्पर्श रेखा खींचनी है, क्या खींचनी है बताओ? तो बिंदु P से दो स्पर्श रेखा, एक A और एक B, एक का नाम A है, एक का नाम B है, दोनों कितना झुका हुआ है? तो दोनों स्पर्श रेखा झुका हुआ है 80 डिग्री के कोण पर, लिखा है ना 80 डिग्री पर झुका हुआ है ना, ये O है। तो मेरे विद्यार्थी जी सवाल पूछा, ये 80 है तो सामने वाला कितना होगा बताओ?
अगर वो 80 है तो सामने वाला कितना होगा बताइएगा। अगर 80 है तो सामने वाला कितना होगा सर? अगर वो 80 है तो सामने वाला होगा 100, टोटल होगा 100। क्वेश्चन पूछा गया है POA, क्या पूछा है? POA, ध्यान दीजिएगा POA, ये P है, ये O है, ये A है, तो POA। तो बच्चों यहां से जब हम इसको काटेंगे तो 100 का आधिया कितना होगा? 50, POA, तो 50 डिग्री आंसर होगा। आप देख सकते हैं 50 हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला सवाल पर ध्यान दीजिएगा, यदि बच्चों वृत्त के बाह्य बिंदु P से PA और PB स्पर्श रेखा खींची गई तो PA 4 है तो PB कितनी होगी? 4 है तो बेचारा ये भी 4 होगा। अगला सवाल देखते हैं मेरे बच्चे, दोनों PA PB खींची गई है, 8 है तो दूसरा कितना होगा? 8 है तो दूसरा भी 8 होगा। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन है, ये सवाल 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये 2025 का क्वेश्चन है। तो 2025 में भी बच्चों बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। अब ये हो गए समाप्त, है ना, हो गए मेरे बच्चे समाप्त, है ना। तो बताइएगा 33 क्वेश्चन टोटल थे इसमें, और 33 में से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने, आप लोगों ने 33 में से कितना सही किया है एक बार बता दीजिए मुझे। 33 में से गुरुजी, 33 में से जल्दी बताओ फटाफट, तेजी में, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 33 में आप लोगों ने कितना सवाल सही किया है? बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है? अगला सवाल देखेंगे मेरे विद्यार्थी जी। सवाल लिखा है वृत्त के परिमाण और उसका क्षेत्रफल। देखते हैं, सबसे पहला हमारा लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे बच्चे, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात x² y² है, उनकी त्रिज्या कितनी होगी? अगर क्षेत्रफल x² y² दिया है तो उनकी त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया था? त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था कि अंडर रूट कर देना है क्षेत्रफल, अंडर रूट क्षेत्रफल। तो मेरे बच्चे x और y बाहर निकलेगा, एक्स वाई बाहर निकलेगा, सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, एक्स वाई बाहर निकलेगा। कहते हैं एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी परिमितियों का अनुपात क्या होगा? एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल। मेरे बच्चे वृत्त का क्षेत्रफल मान लेते हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। मेरे बच्चे कहते हैं एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, है ना, भुजा स्क्वायर। ये कह रहा है कि दोनों बराबर है। भैया दोनों बराबर है, ये कैसे हो सकता है? तो उनकी परिमिति का अनुपात क्या होता है? उनकी परिमिति का अनुपात क्या होता है? मेरे बच्चे परिमिति का अनुपात निकालना है। सबसे पहले हम क्या करें बताओ? उनकी परिमिति का अनुपात पूछा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है। तो बताइए उसकी परिमिति का अनुपात क्या होगा? परिमिति बोले तो यानी कि बच्चों इनकी परिमिति है 2 पाई आर, 2 पाई आर, और इनकी परिमिति है बच्चों 4 भुजा, है ना, 4a है ना, 4a। ध्यान दीजिएगा यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पर एक्स्ट्रा बच्चों, यहाँ पर भुजा स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ये बच्चों भुजा स्क्वायर, ये भुजा स्क्वायर तो मान लो हो गया, यहाँ पाई एक्स्ट्रा है ना, पाई एक्स्ट्रा है, यहाँ भी पाई एक्स्ट्रा है, ये हमारा 2 है, ये 4 है। लो भैया एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो परिमिति का अनुपात बताइए। तो सबसे पहले बच्चों हमें लगता है कि हमें एक मानना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। मान लीजिए क्षेत्रफल 100 है, मान लेते हैं क्षेत्रफल कितना है? 100 है ना। मान लो भैया कि क्षेत्रफल 100 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर अगर 100 दिया है, 100 दिया है, तो आप यहाँ से r का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे r का मान? तो r का मान निकालने का फॉर्मूला है मेरे बच्चे, r का मान निकालना है तो सबसे पहले लिखेंगे r स्क्वायर बराबर 100 अपॉन पाई। देखो ये क्वेश्चन शॉर्ट में बन सकता है पर नहीं बन रहा है शॉर्ट में, इसलिए मैंने दिमाग लगाया है। तो यहाँ से निकलेगा बच्चों 10 और रूट के अंदर में पाई, हो गया, ये निकल गया। अब इसका बच्चों क्षेत्रफल जो है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों ना, इसका मान 100 दिया है तो यहाँ से भुजा निकल जाएगा मेरे बच्चे 100 का क्या निकल जाएगा? 10। अब निकल गया। अब बताओ है ना, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है मेरे बच्चे, अब निकालना है इसका, इसके परिमाप का। तो जो इसका परिमाप होता है, जो इसका परिमाप होता है, इसका परिमाप, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, और इसका परिमाप होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। तो लिखेंगे 2 पाई का मान बताओ कितना है? पाई का मान पाई रहेगा, और आर का मान क्या निकला है? 10 बटा रूट के अंदर में पाई, बटे बच्चों यहाँ पर है 4 गुना भुजा का मान 10 है, 10 और 10 कैंसिल, 4 से कटाएंगे इसको 2 बार में मेरे बच्चे, रूट पाई से कटेगा ये रूट पाई बटे 2, है ना, रूट पाई बटे 2, यानी बच्चों आंसर होगा मेरे विद्यार्थी जी, है ना, रूट पाई बटा 2,
है ना, रूट पाई, ये क्या है बच्चों, रूट पाई, सॉरी ये कटेगा तो रूट पाई आएगा, रूट पाई और 2, तो रूट पाई और 2, ऑप्शन नंबर डी। हे भगवान कितना खतरनाक था बताओ, कितना खतरनाक था, एकदम दिमाग से बनाना पड़ा, है ना। ये हल्का में बन सकता था पर हमने इसको दिमाग से बनाया, हमने इसको दिमाग से बनाया, तब क्वेश्चन बना बच्चों, क्या रूट पाई अनुपात 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। आर आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति कितनी होगी मेरे बच्चे। अर्धवृत्त की परिमिति होती है आर इंटू पाई प्लस 2, है ना। अब यहाँ पर बोला है त्रिज्या का मान क्या, अच्छा के त्रिज्या बोला है तो के रखेंगे और पाई प्लस 2 है ना, के पाई प्लस 2, के पाई प्लस 2 मेरे बच्चे, के है ना, के पाई प्लस 2, ऑप्शन नंबर देखेंगे डी, क्या होगा, के पाई प्लस 2 हो जाएगा, के पाई प्लस 2 हो जाएगा, के पाई प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है तो उसका व्यास कितना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल बताइए पहले क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 49 पाई बच्चों, क्या दिया है 49 पाई, तो पाई पाई कैंसिल, आर का मान निकलेगा 49 के लिए 7 बाहर होगा। पूछा है व्यास बच्चों, आर पूछा या डी पूछा है, आर पूछा या डी पूछा है, तो डी पूछा है, तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है 2r, यानी 2 गुना 7 बच्चों, यानी 7 दूनी 14, क्या होगा 7 दूनी 14 होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को k गुनी कर दिया जाए तो बच्चों नया मान लेते हैं, पहले पुराना मानते हैं, पुरानी त्रिज्या बताओ क्या है, पुरानी त्रिज्या मान लेते हैं बच्चों r है। अब नई त्रिज्या बताइए, तो नई त्रिज्या कह रहा है कि k गुना कर दिया जाए, यानी r गुना k जाए, तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। पहला बोला है पुराना, फिर बोला है नया, जल्दी बताइएगा, पहले पुराना फिर नया, तो बच्चों क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात, पहले बोला है पुराना और फिर बोला है नया, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर मेरे बच्चे, पाई लेकिन आर का मान यहाँ पर हो जाएगा आर और के का स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर और के स्क्वायर, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, 1 अनुपात के स्क्वायर। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, 1 अनुपात क्या होगा, 1 अनुपात के स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 अनुपात के स्क्वायर होगा, 1 अनुपात के स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात अगर 4:3 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अगर त्रिज्या का अनुपात 4:3 है तो क्षेत्रफल का, सर कब तक चलेगा, बहुत लंबा नहीं चलाएंगे क्योंकि अभी मुझे, है ना, चूंकि आप लोगों को थोड़ा रेस्ट देना है, बहुत लंबा नहीं चलेगा और लॉन्ग क्वेश्चन का भारी डिमांड आ रहा है, तो अब अगला क्लास बच्चों हमारा सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग पर होगा, है ना, शॉर्ट और लॉन्ग पर हमारा क्लास होगा, इसीलिए बच्चों हम आप लोग के कमेंट्स को देख रहे हैं। अगला जो हमारा क्लास होगा मेरे बच्चे वो शॉर्ट और लॉन्ग पर होगा, इसीलिए बच्चों मैं बहुत लंबा इसको नहीं ले जा रहा हूं, ये मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे क्लास में कोई बच्चा कमेंट करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है उस चीज़ को लेकर। और बच्चों अभी जरूरी सच में आप लोग को लॉन्ग और शॉर्ट का है, तो मैं समझ गया कि अभी आप लोग को शॉर्ट और लॉन्ग की आवश्यकता है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, दो वृत्तों के अगर त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। त्रिज्या का जो अनुपात दिया है उसका आप वर्ग कर देंगे तो ये 16:9 निकल जाएगा, जो सही उत्तर है हमारा 16:9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। गर्दा उड़ा दो बच्चों, जल्दी से बताओ, फटाफट लिखकर भेजिए, इतना हल्का सवाल नहीं बना पाएंगे तो क्या बनाएंगे। अगर बच्चों त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 14 गुना 14, स्क्वायर है तो 2 बार में काटेंगे, 44 गुना कर देते हैं बच्चों 14 से, 14 चौके 56 है ना, 56 की 6 और ये 56 61, 616 ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो बताओ वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। कहते हैं यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। 3 सेंटीमीटर वाला जो क्षेत्रफल है यानी पाई r1 का स्क्वायर प्लस में पाई r2 का स्क्वायर इसके बराबर है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर पाई कॉमन लेंगे, r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो गया, यानी आर स्क्वायर बराबर छोटी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, यहां से हमारा देखेंगे यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर है, 3 है बच्चों तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा बच्चों 9, 4 का होगा 16, यहाँ से बच्चों हम क्षेत्रफल वाली बात है तो बच्चों निकालेंगे 25 के लिए हमारा 5 बाहर होगा,
तो आंसर क्या लिखेंगे जल्दी से बताइए, आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे 5। आंसर क्या लिखेंगे? 5 सेंटीमीटर हम आंसर लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगला सवाल कृपया ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन लिखा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति कितनी होती है? अर्धवृत्त की कुल परिमिति आप लोगों ने याद रखा होगा। अर्धवृत्त की कुल परिमिति जो होती है, अर्धवृत्त की, है ना, अर्धवृत्त की कुल परिमिति होती है आर इंटू पाई प्लस 2। क्या होता है? आर इंटू पाई प्लस 2। अब यहां पर बच्चों हमारा आर का मान दिया है 12, तो हम लिखेंगे 12 और पाई प्लस 2 लिखेंगे मेरे बच्चे। सबका जो भी कमेंट कर रहे हैं हमने देख लिया है, कृपया अब आप लोग कमेंट अभी मत कीजिए, है ना। पाई प्लस 2 और 12, ठीक है ना, पाई प्लस 2 और 12 सही है ना, हो गया। चलिए 10वें नंबर सवाल पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही प्यारा फॉर्मूला पूछा है। एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रमशः बड़ी आर और छोटी आर है, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा? आप लोग पढ़े होंगे वलय का क्षेत्रफल क्या होता है। वलय का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, बताइए। तो वलय का, देखिए वलय का क्षेत्रफल पूछा गया है। वलय का क्षेत्रफल, गुरुजी मेरे केमिस्ट्री का 4 चैप्टर, ऑब्जेक्टिव का टेंशन नहीं है गुरुजी। अरे टेंशन नहीं है, बंद कर दे। तो मेरे विद्यार्थी जी, क्या इस क्लास को यहीं पर रोक दिया जाए? अगर आप लोग कहेंगे यस लिख करके भेजिए। अगर इस क्लास को आप मानते हैं कि गुरुजी हमें ऑब्जेक्टिव का कोई टेंशन नहीं है, यहीं पर रोक दिया जाए, तो हम लोग यहीं पर रोक दें इसको। एक बार जल्दी से आप लोग बताइए, या कहेंगे नहीं सर इसको पढ़ा दीजिए पूरा फिर रोक दीजिए। और आप लोग बोलोगे यहीं पर रोक देने के लिए, तो मैं यहीं पर इसको रोक देता हूँ, फिर हम लोग इसको बंद करते हैं, ऑब्जेक्टिव को बंद कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं है, अगर आप लोग, है ना, इसको लंबा करके कोई फायदा नहीं है। जब आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, डिमांड नहीं है, तो फिर इसको बंद करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है बच्चों। लव यू, बाय। तो बच्चों आप लोग पढ़िए अच्छे से, अगली हमारी जो क्लास होगी वो सब्जेक्टिव की क्लास होगी, ठीक है ना। चलो। चलिए गुरुजी आप कंटिन्यू कीजिए, बच्चों के कमेंट्स को मत पढ़िए, पूरा कीजिए गुरुजी, पढ़ा दीजिए गुरुजी। मतलब कोई चीज अगर स्टार्ट हुआ है तो उसको पढ़ना ही देना चाहिए, मुझे लगता है फालतू कमेंट्स नहीं करने चाहिए आप लोगों को, है ना। चलिए आइए, तो मैं पूरा पढ़ाता हूँ। जिन बच्चों को ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, आप आराम कीजिए जा करके। अगर एक भी कमेंट आपके आ गए तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये अगर ऑब्जेक्टिव की क्लास है, आपको करनी है तो आप क्लास में रहिए, नहीं करनी है तो आप छोड़ दीजिए क्लास को, हाथ जोड़कर आपसे विनती है। आगे देखते हैं मेरे विद्यार्थी जी। सवाल है, एक वृत्ताकार वलय की बाहरी त्रिज्या एवं भीतरी त्रिज्या दी गई है। तो बच्चों एक हमारा वलय क्या होता है, जब हम लोग दो वृत्त को इस तरह से जोड़ते हैं और जो वृत्ताकार रास्ता बनता है, इसी को मेरे बच्चे वलय कहते हैं। ये जो एरिया देख रहे हैं, इसी एरिया को वलय कहते हैं। जब भी इसका क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, पाई के साथ में बड़ी आर का होल स्क्वायर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर करते हैं। यही हमारा फॉर्मूला होता है, यानी पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस में छोटी आर का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
वृत्त की परिधि कितनी होती है मेरे बालक? वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और उसकी त्रिज्या होती है आर। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं बच्चों, वृत्त की परिधि और उसकी त्रिज्या का अनुपात पूछा है। पहले बोला है परिधि, फिर बोला है त्रिज्या, तो त्रिज्या हम आर रखेंगे, आर आर कट हो गया। तो बच्चों हमारा 2 पाई और अनुपात में 1 आंसर आएगा। आप लोग देख सकते हैं 2 पाई और अनुपात में 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ठीक 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम चुकी होगी? बच्चों घंटे की सुई बताओ, घंटे की सुई 4:24 में कितने डिग्री घूम चुकी होगी? तो घंटे की सुई, ध्यान रखना मेरे बच्चे, ये घड़ी होता है, ये हमारा घड़ी होता है। और घड़ी में जो घंटे की सुई होती है मेरे बच्चे, वो कितने घंटे में पूरा घूमती है? घंटे की सुई कितने घंटे में पूरा घूमती है? तो बच्चों बताना कि सर 12 घंटे में ये पूरा घूमती है, 360 एंगल बनाती है। तो 1 घंटे में कितना बनाती है? 1 घंटे में 360 को 12 से भाग कीजिए, 12 तिया 36। 1 घंटा में 30 डिग्री बनाती है। 1 मिनट में अगर पूछा जाए तो 1 मिनट में मेरे बच्चे 30 डिग्री 1 घंटा में, तो 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है। मिनट की मतलब घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है और 1 घंटे में 30 डिग्री का। सवाल है 4:24 में, तो 4 बजा बच्चों, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे में 4 गुणा 30, अब 24 मिनट है, तो 24 मिनट, 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनता है। तो मेरे विद्यार्थी जी ये हो गया 120 और प्लस में यहां से निकल गया बच्चों 12। 120 और 12 बराबर 132 डिग्री मैच कीजिएगा सब लोग, 132 डिग्री मैच कीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होगा, 132 डिग्री। मेरे बच्चे बताओ कि 5:36 में बताओ घंटे की सुई, है ना, 5:36 में घंटे की सुई कितना एंगल बनाएगी? 5:36 में घंटे की सुई कितना, है ना मेरे बच्चे, कितना बनाएगी? तो 5 गुना करेंगे, है ना, 5:36, 5 गुना 1 मिनट में मेरे बच्चे 30, तो ये 30 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस में 36 को हाफ से मल्टीप्लाई करना है मेरे विद्यार्थी जी, ये 150 हो गया और प्लस में यहाँ से 18 हो गया। तो देखेंगे इसको तो 168 देखेंगे आंसर, 168 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा गया है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या कितनी होगी? क्षेत्रफल 4:1 है तो त्रिज्या 2:1 होगी। इसमें नो डाउट बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? एक वृत्त का क्या बोला है? परिमाप। एक वृत्त का जो परिमाप होता है मेरे बच्चे, वो होता है 2 पाई आर और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो पाई पाई कैंसिल, 2 आर में से 1 आर कैंसिल हो गया, 2 बराबर आर, यानी आर की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी, आर की वैल्यू 2 मात्रक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 8 और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर हो। अगर परिधि का योग है तो सीधे जोड़ दो, परिधि में योग बोला जाए, परिधि के योग के बराबर अगर सवाल में कभी भी लिखा जाए परिधि के योग के बराबर में, तो मेरे बच्चे जब भी आपको बड़ी आर निकालना हो तो सिंपल 8 और 6 को जोड़ देना, जो भी मान त्रिज्या में दिया है सिंपल जोड़ दीजिए। परिधि में क्या होता है, बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो सीधा जोड़ दीजिए, 8 6 14। अगला, 2 वृत्तों की परिधि 2 3 है तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? 2025 में पूछा है। परिधि और त्रिज्या दोनों का अनुपात सेम होता है। परिधि और त्रिज्या, परिधि बच्चों 2 3 है, इसकी त्रिज्या भी 2 3 होगी। परिधि और त्रिज्या दोनों सेम होता है, परिधि और त्रिज्या दोनों सेम होता है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा? मेरे बच्चे बोला जा गया आधी कर दी जाए, तो सबसे पहले पुरानी त्रिज्या मानते हैं, पुरानी त्रिज्या हम मान लेते हैं मेरे बच्चे आर। सवाल है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो बच्चों नई त्रिज्या बताओ, पुरानी त्रिज्या आर है, नई त्रिज्या को आधा कर दो, r/2, है ना। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दिया तो पुराने एवं नए वृत्तों के परिधि का अनुपात क्या होगा? मेरे बच्चे वृत्त की परिधि का अनुपात पूछा है तो पुराना, पहले बोला है पुराना बोला है तो 2 पाई आर, नया का मेरे बच्चे 2 पाई आर का मान r/2, तो ये बच्चों कैंसिल हो गया। आप देख सकते हैं पाई पाई कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, 2:1 क्या होगा?
2:1 मिला लीजिएगा। 2:1 सही है बच्चों, 2:1 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल लिखा गया है कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। मेरे बच्चे 21-22 में पूछा है। 4:25 है तो 4 के लिए क्षेत्रफल 4 है, तो मेरे बच्चे क्षेत्रफल से जब त्रिज्या निकालना हो तो 4 और 25 को रखेंगे मेरे बच्चे त्रिज्या निकालने के लिए। तो 4 के लिए 2 बाहर और 25 के लिए 5 बाहर, तो 2 और 5 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वृत्त के क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि कितनी होगी। क्षेत्रफल से पहले त्रिज्या निकालिए। क्षेत्रफल से पहले क्या निकालिए, क्षेत्रफल से पहले त्रिज्या निकालिए। अगर मेरे बच्चे क्षेत्रफल का मान 154 है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का मान 154 है। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, पाई का मान 22/7 होता है, आर स्क्वायर बराबर 154 है। हम लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर 154 गुना 7, नीचे में 22 से ये 7 बार में 7 हो गया, तो मेरे बच्चे आर का मान 7 गुना 7 में 7 बाहर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं क्या बाहर होगा, 7 बाहर होगा। मेरे बच्चे ये निकल गया 7। अब पूछा है परिधि, परिधि होती है 2 पाई आर, तो लिखेंगे 2 गुना 22/7 गुना आर का मान 7 है। 7 कैंसिल, 22 दूना 44 हो जाएगा, तो आंसर में 44 सेंटीमीटर लिखेंगे। अगला सवाल है, दो वृत्तों की परिधि अगर 3-4 है तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखो परिधि और त्रिज्या सेम होता है, परिधि और त्रिज्या दोनों सेम होता है, परिधि और त्रिज्या दोनों सेम होता है। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो मेरे बच्चे 3-4 का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, 3 का स्क्वायर का 9 होगा, 4 का 16 होगा। मेरे बच्चे 9:16, 9:16 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर सवाल में पूछा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। हमने पढ़ाया था बच्चों कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों के परिधि का अनुपात क्या होगा। अगर 3 गुनी कर दी जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे पुरानी त्रिज्या बच्चों ना, पुरानी त्रिज्या हम लोग देखते हैं। पुरानी त्रिज्या बच्चों आर है, और नई त्रिज्या देखेंगे, नई त्रिज्या देखेंगे उसको 3 गुना तो 3r हो गया। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने है ना परिधियों का अनुपात। तो बच्चों परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, लेकिन नया बोला है तो नया में 3r देंगे, r की जगह पर क्या देंगे 3r देंगे। और फिर पुराना बोला है तो बच्चों पुराना 2 पाई आर, कैंसिल 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 कैंसिल, तो मेरे बच्चे 3:1 क्या होगा, 3:1 क्या होगा, 3:1। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देख सकते हैं। अगला सवाल देखिए मेरे बच्चे, कुल मिला करके हमारे 31 सवाल मात्र हैं इसमें, और हम लोग 24 में पहुंच गए हैं। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो त्रिज्या क्या होगा, 4:9 का 2-3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है, यदि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 3-4 है तो क्षेत्रफल क्या होगा। सब क्वेश्चन 2025 का है, ये सब क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था सवाल। मेरे बच्चे अगर त्रिज्या 3-4 है तो हमारा पूछा है क्षेत्रफल 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे, 25 का सवाल है, ध्यान से देखिएगा सवाल। दो वृत्तों की परिधि का अनुपात अगर 5-7 है तो उनकी त्रिज्या क्या होगी। दोनों सेम होता है, त्रिज्या परिधि दोनों सेम होता है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल पूछा गया है मेरे बच्चे कि आर त्रिज्या तथा थीटा वाले कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होती है, थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। यह है बच्चों चाप की लंबाई, थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर चाप की लंबाई है। अगला सवाल देखते हैं, एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है ना। 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताइए, 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताइए। एक घड़ी के मिनट की सुई मेरे बच्चे 21 सेंटीमीटर लंबा है, तो आर का मान 21 हो गया। 10 मिनट में तो बच्चों जो हमारा 10 मिनट में, तो बताइए मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कोण बनाती है मेरे बच्चे। मिनट की सुई ध्यान दीजिएगा, घूमने में, पूरा घूमने में लगता है उसको 60 मिनट, यानी 60 मिनट में बनता है 360 का एंगल। तो 1 मिनट में बनाएगा मेरे बच्चे 6 डिग्री का एंगल। 10 मिनट में बनाएगा तो 10 गुना 6, तो 10 गुना 6 यानी कि बच्चों टोटल हमारा डिग्री होगा 60। डिग्री होगा कितना, 60 डिग्री होगा 60। पूछा गया है मेरे बच्चे की क्षेत्रफल, 10 मिनट में बना क्षेत्रफल, तो थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान लिखेंगे बच्चों, थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुना पाई का मान लिखेंगे 22/7 गुना आर का मान क्या दिया है, आर का मान 21 गुना 21 लिखा है। जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। 60 6 बार में, ये कटेगा बच्चों 3 बार में, 3 से कटाएंगे 2 बार में, 2 से इसको 11 बार में, 11 गुना तो ये 231 होगा।
231 ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर सही है। 231 में मेरे विद्यार्थी जी पूछा है, एक घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में बनाया गया कोण, है ना, घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बच्चों 6 डिग्री का एंगल बनता है, जस्ट अभी बनाए थे। अगला सवाल देखते हैं। विद्यार्थी जी सवाल पूछा है कि कोण P त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बच्चों कौन सा होगा। यदि कोण P त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण हो तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 डिग्री, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई R स्क्वायर होता है। अगर मैं लिखूं बच्चों थीटा का मान P दिया है, P बटा 360 डिग्री गुना पाई, पाई के जगह पर पाई रहने देंगे, और R स्क्वायर, तो बच्चों क्या हो जाएगा P ना क्या लिखा है R स्क्वायर, P R स्क्वायर पाई 360, ऑप्शन नंबर ये होगा। यहाँ पर बच्चों 2 पाई नहीं होगा, है ना, क्षेत्रफल में 2 पाई नहीं होता है। 180 गलत है, 180 गलत है, ऑप्शन नंबर बी। और बच्चों अंतिम सवाल है, अंत भला तो सब भला। कहते हैं 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का जिसका केंद्र कोण 30 डिग्री है, बताइए क्षेत्रफल क्या होगा। 2025 में सवाल पूछा गया था, बिहार बोर्ड ने पूछा है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइएगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री गुना मेरे बच्चे गुना होता है पाई R स्क्वायर। कहते हैं केंद्र कोण 30 है तो 30 लिखेंगे, बटा 360 गुना पाई का मान 22 बटा 7 गुना R का मान 42 गुना 42। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, 30 एकम 30 है और यहाँ 12 तिया 36 है, 7 छंग 42 होगा, 6 से कटाएंगे 12 को 2 बार में, 2 से कटाएंगे इसको 11 बार में, 11 गुना 2 22 होता है, 11 तो 44 और 2 46 होता है, 462 आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 462। ठीक है ना। तो मेरे विद्यार्थी जी ये हुआ हमारा पूरा। अब यहाँ तक रहने दीजिए, है ना, यहाँ तक रहने दीजिए। थोड़ा सा हमारे ऊपर मेरे बच्चे, है ना, थोड़ा सा हम आप लोगों का नेक्स्ट क्लास बच्चों कब होगी मेरी बताइए। नेक्स्ट क्लास कितने बजे है। तीसरा चैप्टर हम लोगों ने 3 कंप्लीट किया, बताओ कितना चैप्टर कंप्लीट हुआ बच्चों बताइएगा। कितना कराया हमने, चैप्टर कितना कराया। तो मेरे विद्यार्थी जी चैप्टर हमने टोटल 3 कराया। अब जल्दी से बताइएगा नेक्स्ट क्लास मेरी कितने बजे है। तो नेक्स्ट क्लास बच्चों मनीष सर के क्लास के बाद। नेक्स्ट क्लास कब हो गए, मनीष सर की क्लास कितने बजे है। तो मनीष सर की क्लास है बच्चों, मनीष सर की क्लास है 2 बज करके सॉरी मनीष सर की क्लास है 10:30 बजे। तो मनीष सर की क्लास बच्चों अप्रोक्स हमको लगता है कि खत्म होगी वही मतलब 2-2.5 घंटा चलता है उनका क्लास, तो 11:30 12:30 1:30 तो बच्चों 2 बजे रखो, है ना। लगभग 2 PM के आसपास मेरी क्लास होगी, और जो मेरे बच्चे सब्जेक्टिव क्लास होगी किस विषय की, तो साइंस के, मेरे बच्चे साइंस की सब्जेक्टिव क्लास होगी। तो सब लोग तैयार रहना कितने बजे। तो मेरे विद्यार्थी जी 2 PM में मेरी क्लास नेक्स्ट होने वाली है। एक बार बता दो कमेंट बॉक्स में कितने बजे। तो 2 PM में मेरी क्लास होगी, तो आप लोग जरूर जुड़िए क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना। और हम लोग बच्चों, है ना, तांडव में मेरी, है ना, तांडव में मेनली जो क्लास बचा है वो साइंस का 2 क्लास बचा हुआ है ना। साइंस का मुझे 2 क्लास तांडव में लेना पड़ेगा मेरे बच्चे। उसके बाद में अंतिम प्रहार की जो आपकी क्लास है वो मुझे लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं बच्चों 2 बजे, ठीक है ना। और आज शाम को भी देखते हैं वो वाला ऑब्जेक्टिव वाला क्लास आज बंद रखते हैं बच्चों। शाम को मैंने बोला था कि हिंदी का 750 होगा, लेकिन अभी हिंदी का नहीं लेते हैं। आप लोग साइंस वाला तैयार कीजिए, एक दिन रोक देते हैं। आप लोग साइंस वाला तैयार कीजिए, एक दिन रोक देते हैं, है ना, एक दिन रोक देते हैं। उसमें भी शाम को भी बच्चों हम सब्जेक्टिव का ही क्लास लेंगे। आज शाम को भी सब्जेक्टिव का क्लास होगा बच्चों, ठीक है ना। तो आज हम लोग पूरा सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, आज ऑब्जेक्टिव को रोक देते हैं, सब्जेक्टिव का ही करवा देंगे आज शाम को भी, ठीक है ना। ताकि ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। अच्छा, संस्कृत का तांडव हो चुका है ना, लेकिन इसका बचा हुआ है, हिंदी का बचा हुआ है, वो भी कवर कराना है, ठीक है। बाय, लव यू बच्चों, हो जाएगा सब कुछ, बाय। हमारे पास अब कितना दिन बचा है, अब हमारे पास आज 11 है, यानी आज पढ़ना है, 12 पढ़ना है, 13 पढ़ना है, 14 पढ़ना है, 15 पढ़ना है, 16 पढ़ना है ना। 16 को तो परीक्षा स्पेशल पढ़ेंगे। तो हमारे पास बच्चों मात्र समय है 2, 2, 4, 1, 5। 5 में जितना पढ़ना है पढ़ सकते हैं। 5 के अंदर जो भी पढ़ना है सब कवर कर लेंगे 5 दिन के अंदर, ठीक है ना, सब हो जाएगा। चलो बाय, लव यू बच्चों। तो कमेंट कीजिएगा आज का क्लास कैसा लगा, सब लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। लव यू, बाय।